ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वैसे हमारा आपका बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ परिचय है और प्रत्येक सैटरडे मैं एक नया सीरीज लेकर आपके पास उपस्थित होता हूं। आपको याद होगा, पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज। लेकिन बच्चों, अगर हम वो सीरीज ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे छोटे छोटे चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ जो एक्सक्लूसिव हमें जरूरी है वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। अभी अभी बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट हुआ है हिस्ट्री के बच्चों का यूपी पीसीएस में, और इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों की प्रचुर संख्या में सिलेक्शन हुआ है। उनमें बहुत सारे बच्चे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं और उन सबों ने अलग अलग मुझे रिक्वेस्ट किया कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंटरव्यू के लिए उनकी तैयारी करवाई जाए। तो मैंने सोचा कि अलग अलग मैं उन सबको ये बातें बताऊंगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, उनके लिए भी आर्जुअस होगा प्रोसेस और मेरे लिए भी थोड़ा सा टैक्सिंग होगा। तो हमने एक बीच का रास्ता निकालना चाहा कि हम यूपी पीसीएस के इंटरव्यू पर ही एक पूरा का पूरा वीडियो बनाता हूँ। उसमें जितना भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होगा उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले तो उन बच्चों को कंग्रेचुलेशंस हु गॉट द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, और आप अब सफलता के करीब हैं। मेरी शुभकामना है कि जिस तरह आपने मेंस में अच्छा प्रदर्शन किया है, इंटरव्यू में भी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाइए। दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। लेकिन साथ ही मैं आपको एक जो सजेशन है देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू में हो सकता है कि टाइम का थोड़ा एक्सटेंशन हो, तो आप उसको देखते हुए थोड़ा सा सेल्फ स्टडीज को भी जारी रखिएगा। देखो बच्चों, इंटरव्यू के स्तर पर जब आप पहुँचते हो, विशेषकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं इसमें एक फिर आपसे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहूँगा। वैसे यूपी पीसीएस में आप जानते हो कि इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। इवन इफ यू हैव जस्ट क्वालिफाइड थ्रू इंग्लिश मीडियम, यू कैन चूज हिंदी मीडियम एट योर स्वीट विल इन द इंटरव्यू बोर्ड एंड यू कैन वेरी वेल चूज योर लैंग्वेज। यू आर हैविंग द फ्रीडम टू चूज द लैंग्वेज, सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो जो अपने माइंड से अकस्टम्ड हो, तो इसलिए आपका माइंड का सेटअप इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है। तो इसलिए मैंने जो पीपीटी आपके लिए बनाया है उसमें दोनों मीडियम में बनाया है, लेकिन मैं लेक्चर यहाँ हिंदी मीडियम में ही डिलीवर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे यूपी पीसीएस देने वाले इंग्लिश मीडियम के हैं उनको प्रचुर मात्रा में वो हिंदी को समझते हैं, तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से दो लैंग्वेज का बैरियर भी तत्काल हमारा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है आपके इंटरव्यू की। अब देखो बच्चों, मैं एक बात आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आप मेन एग्जामिनेशन को क्रॉस करके इंटरव्यू के फ्रंट पर पहुंचते हो, तो पहली बात कि जो इंटरव्यू है उसमें आपने मेंस में ऑलरेडी अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर दिया है। तो इंटरव्यू में आपसे वो दो बातों की अपेक्षा रखते हैं। एक, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बुकिश नहीं होंगे और आपको एज द मैन ऑन द स्पॉट आपको वहीं डील करना होगा। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने इससे पहले कभी उस पर सोचा ही नहीं हो और पहली बार आपको इंटरव्यू बोर्ड में सोचना पड़ता हो, जबकि आपके सामने 4 से 5 मेंबर्स उपस्थित हों। तो दैट इज रियली अ चैलेंज। उस समय सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस चूंकि नॉलेज से आता है, तो नॉलेज तो उसका कर सकते हो बेसिक स्टेज है। अगर आपके पास आपने नॉलेज अटेंड नहीं किया हुआ है तो फिर तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन चूंकि आपने मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज है। अब आपको जरूरत है कॉन्फिडेंस की, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा लीडरशिप की क्वालिटी देखते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी का मतलब है कि आपके पूरी स्पीच में अ सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी फीलिंग रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो इट मीन्स यू आर लैकिंग इन लीडरशिप क्वालिटी। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस मैंने क्लासिफाई किया है जो मैं आपको बता रहा हूं
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि सारे इंटरव्यू के बच्चे जो हिस्ट्री से अपियर होते हैं उनके लिए रेलिवेंट हैं। सारे बच्चे, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, आप कई बार यूजीसी में भी जाते हो, या कई बार आपको और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिसमें आपको अपियर होना पड़ता है, तो हर जगह आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस काम आ जाएंगे। और फिर उन बच्चों को जो बहुत ही सीरियसली मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रखा है और रिजल्ट को अवेट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये क्लास यूजफुल होगा। और उन बच्चों के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको एक इंटरव्यू की तैयारी का ओरिएंटेशन तो पता चलेगा। और इंटरव्यू की तो 75% तैयारी मेंस के दरमियान ही हो जाती है। तो बच्चों, मैं यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता कि कुछ हमने जो प्रश्न आपके लिए रखे हैं उसका टाइप क्या होगा। इसको मैं कई कैटेगरी में बांटता हूं। पहली कैटेगरी में मैं डालता हूं इतिहास से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न, यानी इतिहास विषय से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं कि किसी भी एग्जाम में आपको मिलेंगे और द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड दे आर सपोज टू नो अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड दे शुड बी इन ए पोजिशन टू आंसर सच क्वेश्चंस। जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारे बच्चे, उनको इतिहास में इतनी बातें जाननी ही चाहिए और उत्तर देने की स्थिति में होनी चाहिए। दूसरा मैं मुद्दा उठाता हूं इतिहास लेखन से संबंधित कुछ प्रश्न। इतिहास लेखन, इन इंग्लिश दैट इज सम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू हिस्टोग्राफी। इतिहास लेखन से संबंधित कुछ प्रश्न। इनमें से बच्चे कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए विवादास्पद हो सकते हैं, बट इफ यू आर हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्टोग्राफी यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस तरह के प्रश्न होंगे। तीसरी तरह का प्रश्न होगा कि यूपी राज्य, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यूपी राज्य पर आधारित प्रश्न। यूपी राज्य पर आधारित प्रश्न, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूपी। ये 3 तरह के प्रश्न हो गए। एक कैटेगरी में और बना देता हूं और वह चौथी में आप रख लें कि सम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अब ये हाइपोथेटिकल को हिंदी में क्या बोलूं, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं। सम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का मतलब यह है कि कोई हाइपोथेसिस दे देंगे, आपको इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन विवादास्पद होंगे और कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो सम कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी आपसे पूछेंगे, यानी कुछ विवादास्पद मुद्दे। अब मैं आपको बताता हूं विवादास्पद मुद्दे में वो क्या पूछ सकते हैं। किसी भी रूलर के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी काल के विषय में पूछ सकते हैं, किसी पद्धति के विषय में पूछ सकते हैं। तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन जिसको मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कहता है, उसके कभी भी फुल प्रूफ आंसर नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों के कॉन्फिडेंस को वो जज कर सके कि बच्चे गिवन मोमेंट पे जब उनको प्रॉब्लम दिया जाता है तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है नहीं है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को देते हैं। तो अब जरा सा मैं इस पर नजर डालता हूं। इतिहास विषय से जुड़े हुए कुछ सामान्य प्रश्न। ऐसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, कॉमन क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट। ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो है किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे।
और पूछ सकते हैं। आप स्टेट सर्विस में से जाओ, यूपीएससी में जाओ। एक बात मैं बता दूं कि आपका चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है, फ्यूचर में हिस्ट्री सब्जेक्ट और भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका सिलेबस को अल्टर करके कुछ सब्जेक्ट को ऐसे हटा दिया गया है जो पहले बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करते थे। दूसरी बात है कि आपके सिलेबस को उन्होंने यूपीएससी के सिलेबस पर डाल दिया है और उसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास किया है। तो मे बी इन फ्यूचर में आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन वो चेंज करें, क्योंकि अब तक जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हुआ करता था उसमें इंटरव्यू के स्तर पर काफ़ी फर्क आ जाता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछते थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जो बिल्कुल ही डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती थी। और यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन चूंकि अब सिलेबस इसी पैटर्न पर हो गया है तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। दूसरी बात कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बोर्ड के इंडिविजुअल मेंबर पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई हिस्ट्री का अच्छा एक्सपर्ट बैठा रहा तो आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस वो ओपिनियन बेस्ड पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और तीसरी बात कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना। इंटरव्यू में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग इसलिए पढ़ते रहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले तक कि कहीं मेरे मन में फियर ना आ जाए, तो फियर को दूर करने के लिए लोग पढ़ते हैं। तो आप जितनी ही जानकारी अगर सब्जेक्ट से संबंधित आप में होगी उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है जब इंटरव्यू बोर्ड से जब निकलो तो आपको पता चले कि भाई ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम इतने बेचैन थे, लेकिन वैसा तो कुछ पूछा ही नहीं। वो डिपेंड करता है, लेकिन हमें तैयार होके जाना है। तो पहला क्वेश्चन वो किसी भी उठाते हैं, कोई मेंबर बड़े मजाक के मूड में आ जाएंगे और आपको पूछेंगे आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्या इतिहास को पढ़ना गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना नहीं है? Why do you read history? Is it not just like digging useless past? ये मैं आपको ये भी इसका भी पीडीएफ फॉर्म में डाल रहा हूं ताकि वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ लें। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता कि आपका इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है। आप एनसीईआरटी बुक में आप प्रीफेस में पढ़िए तो आपको दिया गया है कि कोई अगर आपसे पूछता है, कोई कंधे झटका कर बोलता है कि इतिहास पढ़ने का क्या फायदा, हमें इसकी क्या जरूरत है, तो उसका उसने जवाब दिया है। एनसीईआरटी बुक में भी इसका जवाब दिया हुआ है आपका। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये मेरे कई बच्चों से यूपीएससी में पूछा गया है। संयोग से अभी यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक दो दूसरे प्रोविंस, जैसे एक बार झारखंड में एक बच्चे से पूछा था, तो उस प्रकार से कभी कभी स्टेट में पूछ डालते हैं। और ये वैसे भी सब हिस्ट्री के बच्चों को जानना चाहिए, जितने भी हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट लिया हुआ सबको जानना चाहिए, बल्कि नॉन हिस्ट्री के बच्चों को भी जानना चाहिए, ताकि उनको ये भ्रम दूर हो जाए। मैं आपको यह कहना चाहता कि इसका सहज उत्तर यही होगा कि पहले तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि अमुक जी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सड़े हुए मुर्दे उखा रहे हो? कभी कभी बहुत फोर्सफुली पूछेंगे, तो उसमें अगर आप हल्का मुस्कुराओगे नहीं तो आपके चेहरे पर स्पष्ट तनाव आ जाएगा। तो पहले आप हल्का शालीन ढंग से थोड़ा सा इसलिए मुस्कुराइए कि जैसे हम समझ रहे हैं सर कि आप हिस्ट्री के विषय में ये आइडिया नहीं रखते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप उनको अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब एक हल्का सा मुस्कुराहट लेके शालीन ढंग से आप उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करिए और फिर उसको उनको बताइए कि सर मेरी राय इसमें थोड़ी भिन्न है। पोलाइटली, मेरी राय इसमें थोड़ी भिन्न है। मैं मानता हूं कि इतिहास के अध्ययन का वर्तमान में बहुत अहमियत है। हम इतिहास, जैसे आप डायरेक्ट परिभाषा की तरफ बोल दोगे तो उनको लगेगा कि रटा रटाया हुआ है। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि वर्तमान में इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर हम वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं तो मानदंड इतिहास को ही बनाते हैं। अगर वह मानदंड नहीं हो तो वर्तमान की प्रगति या अवनति का हम जजमेंट ले ही नहीं सकते हैं। और अगर हम अतीत का मानदंड प्राप्त करते हैं तो एक दूसरा फायदा भी होता है कि वर्तमान का तो मूल्यांकन हम कर ही लेते हैं और भविष्य की भी दिशा पा लेते हैं। तो कहेंगे जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए, तो कहेंगे सर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अब देख लेना मेरा ही एग्जाम्पल सही बच्चे मत फिट करना, डिपेंड करना देखना कि उस बोर्ड में और मेरे हिस्से से बैठे हुए हो या, तो इस यहाँ पर इस बात को गौर करना। उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि सर हम हाईवेज पर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी 100 के स्पीड में जा रही है और सारे जितने भी साइन बोर्ड है हटा दिया जाए रोड से, जितने भी माइलस्टोन है उसको हटा दिया जाए, तो 1 घंटे चलने के बाद घबराहट होने लगेगी हम कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे और हमारा जो डेस्टिनेशन है
वो डेस्टिनेशन कहाँ है, वो घबराहट होने लगेगी। उसी प्रकार से सर अगर अतीत का मानदंड हमारे पास नहीं हो तो हम वर्तमान को समझेंगे कैसे, भविष्य की दिशा कैसे पाएंगे। जैसे लगेगा कि इतिहास आपके शरीर में भीगा हुआ है, आप कहीं रटे रटाए किसी से सीख कर नहीं आए हो। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि एक सिविल सेवक के लिए इतिहास विषय का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर ए सिविल सर्वेंट। ये बड़ा ही पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। अच्छा ये बताइए, या हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद उनके दिमाग में खुद आ जाए, आप तो एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आप पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हो, आप सिविल सर्विसेज के अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपके लिए इतिहास का क्या महत्व है। तो ऐसे में आप यह जवाब दो कि एक अधिकारी के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मेरे विचार में सर, मेरे विचार में लगा देना उसमें कि मेरे विचार में सर इतिहास का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि एक अधिकारी वर्ग का पहले क्या महत्व है। उसकी एक नीति किसी भी समाज को आगे बढ़ा देती है या किसी भी समाज को पीछे कर देती है। तो आपको वो पूछेंगे, और उसकी एक भी नीति की विफलता समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आपको वो पूछेंगे, अच्छा आप एग्जाम्पल में हमें बताइए, तो कहेंगे सर जहां तक मैंने समझा है, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो या रोमन साम्राज्य हो, इन साम्राज्य के उत्थान और पतन में अधिकारी वर्ग की बड़ी भूमिका रही है। जिस समय उनका अधिकारी का ढांचा, नौकरशाही का ढांचा कमजोर हुआ है, उसी समय वो साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। तो मैं मानता हूं कि सोसाइटी की, समाज की सफलता में, राज्य की सफलता में अधिकारी वर्ग की बहुत आवश्यकता है। और हम इतिहास से सीख ले सकते हैं कि हम कितने महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हैं और हम समाज के लिए किस हद तक उपयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे कह के आप उसको उत्तर दे सकते हो। मौर्यन एम्पायर और रोमन एम्पायर का आपने नाम ले लिया, तो दोनों एम्पायर के विघटन में देखो, आप जानते हो ह्यूमैनिटीज है, तो किसी चीज का एक कारण तो होता नहीं है, तो एक कारण तो ये है नहीं, लेकिन बाकी जो कारण है उसमें नौकरशाही वर्ग की भूमिका एक बड़ी अहम कारण माना जाता है। तीसरा बनता है आपका, अगर इतिहास से हम सबक लेते हैं तो कोविड-19 के विषय में हमने इतिहास से क्यों सबक नहीं लिया। If we take a lesson from history, why did we not take any lesson from history to avoid COVID-19? मैं स्टूडेंट्स, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, तो ध्यान कर लीजिए कि ये कई तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, वो अपने आप में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि जो वो क्वेश्चन डालते हैं तो यह भी जानते हैं कि सामने वाले पर ये बॉम्बास्ट करेगा और हो सकता है सामने वाले इसके साथ जस्टिस ना कर पाए। आपको बड़े शांतचित्त होकर इसका जवाब देना है। अब कोविड-19 कर रहे हैं, इसका मतलब कि इतिहास से आप सबक लो। आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए इतिहास में इस तरह की महामारी कब कब हुई थी। तो आपके पास 4-5 एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल दे दो। वैसे तो है आपके पास 20 एग्जाम्पल, लेकिन उतने आप नहीं दे पाओगे। आप 6वीं-7वीं सदी में भी ब्यूबोनिक प्लेग का एग्जाम्पल दे सकते हो, वो आपको नहीं याद है, छोड़िए इसको। जब यूरोपीय लोगों ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था तो उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप में चेचक फैला दिया था, पॉक्स, जिस कारण से समझ लो लगभग 40% अमेरिकी जनसंख्या नष्ट हो गई थी। जो वो अफ्रीकन एक स्लेव गए थे, उन्हीं के ब्लड में उनके ब्लड स्ट्रेन में वो चला गया था उसका वायरस, और फिर पूरे उसने महामारी का रूप ले लिया था। फिर आप इन्फ्लुएंजा का जिक्र कर सकते हो, जो 19वीं सेंचुरी में जिसने, और 20वीं सेंचुरी में इन्फ्लुएंजा आया है। कॉलरा का जिक्र कर सकते हो, एड्स का जिक्र कर सकते हो, एबोला का जिक्र कर सकते हो, स्पेनिश फ्लू बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका जिक्र कर सकते हो। लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने अगर इतिहास से सबक लिया तो आप इन महामारी से सबक लेकर क्यों नहीं रोका। तो आपको वहां पर हल्का सा ये देना पड़ेगा कि सर ये मानव समुदाय की सबसे बड़ी विडंबना यह है, या मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इतिहास से सबक लेने की बात तो करते हैं परंतु सबक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानवीय स्वार्थ है वो आगे बढ़ जाता है। अब जब पूंजीवाद का विकास हुआ, कैपिटलिज्म का विकास हुआ, तो कैपिटलिज्म हर स्थिति में मुनाफा चाहता। तो अब जाहिर है कि संसाधनों का इतने बड़े पैमाने पर दोहन होने लगा
और संयोग ऐसा था कि इसी समय ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइन में डेवलप होता चला गया था। जैसे आप गांधी के हिंद स्वराज में देखोगे, हालांकि अनरियलिस्टिक है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक जगह पर गांधी ने लिखा हुआ है, इस रेलवे को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो रेलवे ने भारत को दरिद्र बना दिया, कई बातें तो बोल रहे हैं, और एक बात वो कह जाते हैं, ये मार्केबल है, कि बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है कि आखिर ये रेलवे तो ब्यूबोनिक प्लेग भी फैलाते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से यात्री एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते हैं, तो मतलब उनको अगर रोक दिया जाए तो ब्यूबोनिक प्लेग कम हो जाएगा। तो वो बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसका साइड इफेक्ट है। तो हम अब यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में तो ये बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सर ये जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है वो उसका साइड इफेक्ट है, और जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसको दुनिया में सुपीरियर मानी गई, प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, और हमारे लिए वो मानव समुदाय के लिए आप कह सकते हो कि यह मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए कैपिटलिज्म इतना इंपॉर्टेंट था, इतना आवश्यक था कि उसने इस बात को दरकिनार कर दिया कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे देखो ना, आप हर युग में देखो, आप यूरोपीय लोग और अफ्रीकी लोग को उठाकर अमेरिका में रखे, डिफरेंट पॉपुलेशन का आपस में, और यहाँ से ये स्ट्रेन लेके चले गए, वहाँ जाके फैला दिया। उसी प्रकार से जिसमें स्पेनिश फ्लू हुआ, याद करिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, दुनिया भर से रिसोर्सेस आए, दुनिया भर से सोल्जर्स आए, एक जगह पर उनकी मशरूमिंग हुई एंड यूरोप से ही फैला, और हम इंडिया कितने अफेक्टेड हुए। आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितना बड़ा पॉपुलेशन कैजुअलिटीज हुई है उसमें। तो ये बेसिकली आप वो बताओ कि सर ये डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू बोर्ड में टू बी प्रिसाइज हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे शुरू करोगे तो कई बार क्या होगा, तुम एक लाइन बोलोगे, एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ के उसको चेंज करवा सकते। तो आप जितना प्रिसाइज हो आप उसको बताओ कि डेवलपमेंट का सर साइड इफेक्ट है, और चूंकि डेवलपमेंट हमारा ग्रोथ का साइड इफेक्ट है, और चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इतनी बड़ी प्राथमिकता रही कि हमने इन बातों को दरकिनार कर दिया, बस दैट्स ऑल। इतिहास विषय का कौन सा खंड आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? Which of the part of history subject do you like the most and why? अब ये तो इसका उत्तर बच्चों आपका अलग अलग बनेगा सबका। हम सभी को ये सुझाव नहीं देंगे कि आप एक ही चीज को सिलेक्ट करो, और मेरा चॉइस पूछोगे तो मेरे चॉइस पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे तो फेस करना नहीं, फेस आपको करना है। तो मैं तीनों का बता देता हूं। आप में से कुछ लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा अच्छा लगता होगा, तो आप वहां पर यह बताओ कि सर मुझे प्राचीन भारत का इतिहास अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि मानव समुदाय का विकास कैसे हुआ, मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई, और मानव सभ्यता आदिम अवस्था से विकास की यात्रा कैसे की, और जितने भी हम महत्वपूर्ण संस्थाएं देखते हैं, चाहे राज्य हो, समाज हो, समुदाय हो, इन सारी संस्थाओं का विकास प्राचीन काल में हुआ। तो चूंकि यह मानव विकास के आरंभिक अवस्था को दर्शाता है, इसलिए मुझे बहुत आकर्षित करता है। अब कुछ लोगों को हो सकता है मध्यकाल अच्छा लग रहा हो, तो आप कहना कि सर मध्यकाल मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये दो संस्कृतियों का मिलन है। इसको इंडो इस्लामिक संस्कृति के नाम से जाना गया, इसको गंगा यमुनी संस्कृति भी कहते हैं, और संयोग से आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुनी संस्कृति सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो रही है। आप देख रहे हो कि वहाँ पर दोनों कल्चर का मिलन है, और लखनऊ है आपका, इलाहाबाद में भी, तो हर जगह। तो वैसे सिचुएशन में आप तो इलाहाबाद प्रयागराज आपका हो गया, आगे उससे भी एक क्वेश्चन डील करेंगे, और आप लोगों को जजमेंट लेने के लिए कहेंगे कि भाई क्या जजमेंट आप लेते हो, तो उसमें आप कहोगे गांगी जमुनी संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। तो चूंकि दो संस्कृतियों का मिलन है और वो संस्कृति जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्त हुई है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, उसका अध्ययन, मध्यकाल का अध्ययन। लेकिन अधिकांश बच्चे होंगे जो आधुनिक काल जिसको अच्छा लगता हो, तो आप उसका उत्तर देना कि सर मुझे आधुनिक काल का इतिहास सबसे अच्छा लगता है। इसका कारण यह है कि जितनी भी आधुनिक संस्थाएं हैं वो इसी काल में अस्तित्व में आई। भारत में राष्ट्रवाद जैसी चीज़ आई, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर दिया, और फिर स्वतंत्र भारत एक पूरे विश्व में अपना आधुनिक काल में पहली बार अपना वजूद बनाया, एक लंबे अंतराल के बाद। इसलिए यह काल हमें सबसे अच्छा लगता है।
तो अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि अच्छा, आधुनिक काल में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कौन सा खंड सबसे अच्छा लगता है? तो आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। नेचुरली आप वही कहेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे उपनिवेशवाद अच्छा लगता है, डलहौजी का शासनकाल अच्छा लगता है, कर्जन का शासनकाल अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप नहीं कह पाओगे। वैसे अगर आप वह भी कहते तो उसका भी मैं कोई तरीका ढूंढ निकालता। जैसे कर्जन की तो प्रशंसा गांधी ने की है, गांधी के हिंद स्वराज पर होगी तो उसने कर्जन की प्रशंसा की है। लेकिन क्यों कर्जन की प्रशंसा की है आपको पता होना चाहिए कि वो अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में की। कि कर्जन के कारण ही भारत में स्वदेशी आंदोलन, पहला आधुनिक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो सका और फिर भारत राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति कर सका। तो वो कर्जन की इसलिए शुक्रगुजार है कि उसने प्रतिक्रियावादी नीति लागू करके अनजाने ही भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को बढ़ा दी। तो अगर वैसा क्वेश्चन रहे तो हम उसे भी डील कर लेंगे। लेकिन आप हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट को कहोगे तो उसमें कहोगे, आप पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे हम, आप कह सकते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास का एक रोमांटिक फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री से हम कह सकते हैं। क्योंकि इस फेज में, इस चरण में जो हमारे नेताओं ने अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण दिया है और जिस प्रकार से हमारा आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना उभर कर आई है और भारतीय राष्ट्र ने जो ऊर्जा स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य व्यक्त की है, वह किसी अन्य युग में संभव नहीं हो सका। अफसोस यही कि अगर यही ऊर्जा 15 अगस्त 1947 के पश्चात बनी रह जाती तो आगामी 7 दशक में हम कहां से कहां पहुंच गए होते। तो फिर तब आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हो सकता है खींच लें तो कोई बात नहीं, आप उसके जवाब देने की स्थिति में रहेंगे कि आपको कहां चूक, अब हो सकता है किसी नेता का नाम लेकर पूछ लें कि कहां चूक आपको लगती है, क्या नेहरू आपको लगता है कि देश के विकास को पीछे खींच दिया, तो उसका फिर जवाब आपको उस तरीके से देना पड़ेगा। क्योंकि उसमें आपको याद रखिए, संतुलित दृष्टिकोण आपका होना चाहिए हर चीज में। तो अब इतिहास का कौन सा व्यक्तित्व आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और क्यों? Which of the personalities of history influence you largely and why? तो बच्चों, अब एंशिएंट में शायद तुम लोग किसी को चुनोगे, कोई लोग हो सकता है अशोका को चुन ले, अशोका को चुनना चाहोगे? तो अगर पूछे तो बोले कि सर भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में उस शासक ने एक टेम्पलेट या एक मानदंड स्थापित कर दिया। आज हम यह देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के 3000 वर्षों के, मानव सभ्यता के 3000 वर्षों के इतिहास में या मानव सभ्यता के 5000 वर्षों के इतिहास में एक भी शासक हमें नहीं दिखता है जिसने युद्ध के विकल्प को छोड़ने की बात की हो, सिवा अशोक के। और सबसे अहम बात यह है कि 2400 अशोक के 2400 वर्षों के बाद भी भौतिक दृष्टि से जगत आज कहां पहुंच गया, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंच गए, लेकिन नैतिक दृष्टि से हम अभी भी अशोक की घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम यूएनओ के मैनिफेस्टो को भी अगर विचार करते हैं तो अभी हम अशोक की घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सके। तो ऐसे करके जस्टिफाई कर सकते हो। दूसरा व्यक्तित्व मध्यकाल में शायद अकबर चुन सकते हो। ओके, बल्कि कई बच्चे इस बात से आशंकित होंगे कहीं अकबर और अशोक की तुलना न पूछ दे कि आप अशोक और अकबर में किसे महान मानते हैं। पहली बात तो बच्चे में बता दूं, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में एक दायरा होता है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्टिव आंसर हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आप मेंटली फ्री रहो कि आप अशोक को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हो और अकबर को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हो। केवल एक चीज आवश्यक होगी और वह होगी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में तर्क हो। अगर आप उसको भावुक ढंग से सिद्ध करना चाहोगे तो बोर्ड को इंप्रेस नहीं कर पाओगे, आपको आर्गुमेंट से उसको सिद्ध करना है। तो हम अशोका को भी चुन सकते हैं, अकबर को भी। तो अशोका को तो हमने चुन लिया, आपको हमने बताया। अकबर तो कहोगे कि सर अकबर हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिखता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
इस रूप में दिखता है कि मध्यकाल में और एक अल्पसंख्यक समूह से आकर, मानी बस कमिंग फ्रॉम ए माइनॉरिटी ग्रुप, उसने जो भारत में जिस उदार धार्मिक नीति की नींव डाली वो अन्यत्र दुर्लभ है। जबकि एक अल्पसंख्यक समूह का शासक बहुसंख्यक प्रजा को अपने विश्वास में ले लिया अपनी उदार नीति से, और इसीलिए भारत में मुगलों के अंतर्गत वो इंपायर बिल्डिंग हो सका। मतलब इतना पॉपुलर शासक इंडिया का, आज देखते हो बचपन में आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी। क्यों अकबर? आपने तो राजा भोज की कहानी सुनते हो, विक्रम बेताल जो बचपन में, लेकिन आपने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी, बच्चे के कॉमिक्स के बुक में आ गई अकबर बीरबल की कहानी। आज भी इंडियन टूरिज्म का फेस क्या है? मुगल आर्किटेक्चर है, जिसकी नींव अकबर ने डाली थी। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि आप कहोगे कि अब विशेषकर सर उस समय जब ना केवल पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में रक्त के नाम पर, यानी शिया सुन्नी विवाद पर रक्त बहाया जा रहा था, बल्कि अपने को सभ्य कहने वाले, तथा कथित सभ्य कहने वाले यूरोप में भी, हु आर मेकिंग द क्लेम ऑफ सिविलाइजिंग द वर्ल्ड, यूरोप, वहां भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था। उस समय अकबर ने भारत में उदार नीति और सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। दैट्स, आप उसको इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट वन आपका हो सकता है कि इतिहास में आप किसे नायक तथा किसे खलनायक मानते हैं। इन हिस्ट्री हुम डू यू टेक एज हीरो एंड हुम एज विलेन। तो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं है। इसलिए नहीं डरना है कि हमें जो, पहली बात तो इंटरव्यू में तुम बैठोगे थोड़ा तो प्रेशर होगा, क्योंकि उसमें सिलेक्शन रिजेक्शन होना है। लेकिन बच्चे वहां पर कोशिश करना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहे। अगर तुम मतलब अगर ज्यादा फियर या दबाव महसूस करोगे तो फिर दिमाग ठीक से काम नहीं करता और फिर उठपटांग उत्तर लेकर निकल जाने की संभावना होती है। तो पहले तो बिल्कुल कोशिश करो कि शांतचित्त होकर आप बैठे। और वैसे 2-4 मिनट में नॉर्मली लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में चूंकि खलनायक चुनना है, नायक तो हमारे पास बहुत सारे नेशनल नायक हैं। अशोक को चुन सकते हो, अकबर को चुन सकते हो, गांधी को चुन सकते हो। अब आप में से कुछ भगत सिंह को भी चुनना चाहे तो चुन सकते हो, सुभाष चंद्र बोस को भी चुनना चाहे तो चुन सकते हो। तो मानी यू आर फ्री टू चूज। तो ये मैंने 3 बड़ा कॉमन नाम बताया, एंशिएंट में अशोक, मेडिवल में अकबर एंड मॉडर्न में गांधी। ये नॉर्मली ये तीनों में से किसी को बहुत सारे बच्चे नायक के रूप में चुनने हैं। लेकिन खलनायक के रूप में चुनना होगा तो इंडियन हिस्ट्री में अगर तुम औरंगजेब को खलनायक के रूप में चुनते हो तो भी तुम विवाद में पड़ जाओगे। मतलब वहां पर नायक और खलनायक की कसौटी जो है बड़ी अजीब होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें चालाकी पहले यह करो कि कुछ नायक अपने देसी चुनो, जैसे गांधी चुन लिया, मेडिवल में अकबर चुन लिया, और कुछ वर्ल्ड का चुन लो। जैसे चुन लो कि मैं समझता हूं कि रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से वर्ल्ड को मुक्त कराया। चर्चिल का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले सकते हो। चर्चिल में, मिस्टर चर्चिल में दिक्कत यही है कि चर्चिल के 2 फेस हैं। एक फेस है कि पूरे वर्ल्ड को बचाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फांसीवाद को घुटने टेकाने में चर्चिल का बहुत बड़ा रोल है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। परंतु चर्चिल के साथ एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के मामले में वो हार्डलाइनर था, और उसी का वो प्रसिद्ध बयान आया था, आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं, ये उसका स्टेटमेंट था। और अगर वह चुनाव नहीं हारा होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में, यह भी एक अपने आप में इतिहास है कि जिस नेता ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताया वो दूसरी बार चुनाव हार गया, बिकॉज द ब्रिटिश पीपुल ने कहा ही इज फिट फॉर वॉर बट नॉट फॉर पीस। तो जब चुनाव अगर नहीं हारा होता बच्चों, तो मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं कि कम से कम 1947 में हमें आजादी नहीं मिल पाती। हो सकता था एक दो आजादी तो मिलती, वो चर्चिल के बस की चीज थी ही नहीं, लेकिन 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता था। वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो मतलब ये है कि चर्चिल का नाम थोड़ा रिस्की है, रूजवेल्ट का नाम ले लो, और इतिहास में और कोई भी नाम ले सकते हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 नाम आप और भी ले सकते हो।
जैसे मार्टिन लूथर किंग का नाम ले सकते हो, जिसने अफ्रीकी लोगों को न्याय दिलाया है। नेल्सन मंडेला का नाम ले सकते हो, जो उस समय अपार्थाइड के अगेंस्ट में वो मतलब काले लोगों को राइट दिलवाया है और अंत में अपार्थाइड ब्रेक हुआ। तो ऐसे व्यक्तित्व का नाम ले सकते हो। और खलनायक वाले में हिटलर और मुसोलिनी का नाम ले लो। पहले यह सोचो कि अपने कम से कम किसी राष्ट्रीय चरित्र को नहीं लेना पड़े, लेकिन बोर्ड मेंबर अगर आपके पीछे कई बार फील पड़ता है और वो एक क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो आपको कुरेदने की कोशिश करेंगे, कहेंगे अच्छा लेकिन ये तो ठीक है अमुक जी, आपने तो बताया हिटलर मुसोलिनी, कुछ अपने देश में बताइए, आपको अपने इतिहास में कोई खलनायक नजर नहीं आता। ऐसे पूछेंगे कि आप बोलेगी सर खलनायक और नायक बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है और थोड़ा विवादास्पद चीज भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इतिहास की इन चीजों को मैं फॉलो करूं तो पहले कोशिश करना एंशिएंट से। एक शासक था बंगाल का शशांक, जिसको कहा जाता है कि बोधि वृक्ष को नष्ट किया, उसको चुन लो कि भाई मेरे विचार से एंशिएंट में एक रूलर थे शशांक, उन्होंने बोधि वृक्ष को उनके बारे में कहा जाता है नष्ट किया और कुछ हद तक प्रताड़ित भी किया। तो वो हमें लगता है कि, और मिडेवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम अगर अकबर की कसौटी पर देखें तो अगर अकबर नायक निकलता है तो औरंगजेब प्रतिनायक की तरह हमें दिखता है। उन्हें थोड़ा बचते बचाते आप औरंगजेब को भी तो नाम लेना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। क्योंकि एंशिएंट में हम शशांक को चुन लेंगे और इसमें और मॉडर्न में फिर चुन लो कि मुझे लिट्टन, कर्जन, ये सब खलनायक लगते हैं जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास किया। तो एक दो ब्रिटिश का नाम ले लो और यहीं पर उसको क्लोज करो। तो दैट इज द पॉइंट। कई बार बोर्ड के मेंबर भी हंसने लगते हैं, जैसे तुम बच के जब निकलना चाहोगे तो समझ लेगा कि बच्चा बहुत मतलब ये है मतलब हमारे साथ कैसे ये बच रहा है, क्योंकि भी तो समझते हैं ना वो, भाई मैं क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा हूं कि कोई इसको डायरेक्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो दैट इज द पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन, इतिहास एवं मिथक में क्या अंतर है? क्या आप रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ का दर्जा दे सकते हैं? What is the difference between history and mythology? Do you give to the Ramayana and the Mahabharata the status of a historical text? Okay? अगर आपको इतिहास की किसी घटना को बदलने के लिए कहा जाए, ये नेक्स्ट पर आएंगे हम, तो इतिहास और मिथक में क्या अंतर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे इतिहास और मिथक वाले में परेशानी हो जाती है। क्योंकि अब तो देखो मैं टीचर रहा हूं, पिछले 27-28 वर्षों से इन्हीं बच्चों के बीच रहा हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का मुझे एक्सपीरियंस रहा है। तो जब मैं इधर हाल तक बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते रहे कि सर रामायण और महाभारत ये सब इतनी कथा है, हमारे पूर्वजों ने लिखी है, क्या ये सब गलत ही होगा सर? क्या ये इतिहास नहीं है? जरूर इतिहास है। अब देखिए, रामायण और महाभारत अपने आप में इतिहास नहीं है, लेकिन उससे जैसे दूध से लोग मक्खन निकालते हैं तो मिथक से इतिहास निकलता है। मिथक पौराणिक कथा, लोकोक्ति, लोक प्रचलित अवधारणा होती है जिसे हम एविडेंस से सबस्टेंशिएट नहीं कर सकते। और जिस चीज को आप एविडेंस से, साक्ष्य से कोरोबोरेट नहीं कर सकते, एविडेंस से कोरोबोरेट नहीं कर सकते, साक्ष्य से जिसे परिपुष्ट नहीं कर सकते, वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो ही नहीं सकता, वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता। तो मिथक का दोहन करके हम इतिहास लिखते हैं, लेकिन मिथक इतिहास नहीं है। मिथक पौराणिक कथा, लोकोक्ति, लोक प्रचलित धारणा पर आधारित होती है। इसे तथ्यों के आधार पर यानी विटनेस या एविडेंस के आधार पर इसे परिपुष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इतिहास को हम साक्ष्यों के आधार पर परिपुष्ट करते हैं और वेरीफाई करने के बाद ही हम उसको हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं, हो सकता है आपसे उदाहरण पूछ दे तो आप कहेंगे कि सर हमारे अपने आप में जैसे रामायण की कथा है या महाभारत की कथा है, तो उसमें जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, पात्र वास्तविक नहीं है। लेकिन एक जनजातीय समूह के बीच इस प्रकार का युद्ध महाभारत जैसा हुआ था वो हिस्टोरियन मानते हैं, और वह युद्ध कहीं ना कहीं अपर गंगेटिक यानी ऊपरी गंगा द्वाब में हुआ था। या फिर हम देखते हैं कि पंच पांडव हैं
उनके नाम हैं, द्रौपदी के नाम हैं, ये सब तो काल्पनिक हैं। लेकिन उसमें जैसे हम अगर गौर करके देखें तो अब द्रौपदी के 5 पति हैं, तो बहुपतित्ववाद का तत्व है। तो बहुपतित्ववाद का तत्व है, इसका मतलब है कि उस समय पोलियंड्री प्रचलित थी, और अगर पोलियंड्री प्रचलित थी तो कृषक समाज नहीं हो सकता, वो जनजातीय समाज होगा, क्योंकि कृषक समाज में पोलियंड्री जैसी चीज नहीं पाई गई एंशिएंट टाइम में, यानी बहुपतित्ववाद। अगर बहुपतित्ववाद है, एक महिला के कई पति, तो वो जनजातीय समाज का लक्षण है। फिर एक चीज यह भी मानी जाती है कि वैसे तो पौराणिक कथा के अनुसार रामायण पहले घटित हुआ और महाभारत बाद में, लेकिन अब विद्वान साक्ष्यों के आधार पर मानते हैं कि संभवतः महाभारत ज्यादा पुरानी चीजों को व्यक्त करती और रामायण परवर्ती, क्योंकि कारण क्या बताए जाते हैं कि जैसे देखो वहां पर द्रौपदी है, तो द्रौपदी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और फिर आगे आप देखोगे सीता है तो उसकी तुलना में कमजोर कैरेक्टर है। कमजोर यह है कि सीता मीक है, सबमिसिव है, और जो द्रौपदी है वो ज्यादा पावरफुल है। तो उपिंदर सिंह कहती हैं कि इसका मतलब है कि ऊपरी द्वाब के क्षेत्र में अगर महाभारत का कंपाइलेशन हुआ तो मध्य द्वाब क्षेत्र में जब सभ्यता पहुंची, मध्य द्वाब तो आप समझ ही रहे हो, मतलब इलाहाबाद से पूरब, तो उस क्षेत्र में तब संभवतः रामायण का संकलन हुआ, क्योंकि वो अगर जनजातीय समाज को दर्शाता है महाभारत, तो यह दर्शाता है कृषक समाज को, और जनजातीय समाज में महिला की स्थिति अधिक शक्तिशाली होती है और कृषक समाज में आकर महिला की स्थिति कमजोर हो जाती है। तो बच्चों, ये इतना तो आपको बोलने का मतलब नहीं, मैंने एक ही साथ बहुत बातें इसलिए समझा दी कि कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन का आप उत्तर दोगे, दूसरा बोल देंगे। आप पूछेंगे इतिहास और मिथक में क्या अंतर है, अंतर बताओगे, तो फिर आपको उदाहरण पूछ देते हैं। कुछ अगर एक उदाहरण बताओगे तो कई बार उनका मूड कर जाता है, तो अच्छा एक दो और उदाहरण बताओ। तो इसलिए मैंने आपको प्रचुरता से दे दिया, आप उसको यूज करेंगे जितनी जरूरत हो। ध्यान रखिए, वहां वह न मतलब मत आने दीजिए कि जब तक वो चुप न करे तब तक हम चुप ना हो। कोशिश करिए प्रिसाइडली आप बोल के चुप हो जाए। अगर या आपको ऐसी नौबत कम आएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्रॉस करके वही हटा लेंगे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन। उनको जब लगेगा कि आपका डायरेक्शन सही है तो फिर डाइवर्ट करके दूसरे क्वेश्चन पर ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा लॉन्ग लिस्ट होता है इंटरव्यू में। बाहर बच्चे बैठे हुए होते हैं, बहुत बाहर भी कमिटमेंट होता है, तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी काम निपटे। तो कई बार क्या होगा कि अब एक कैंडिडेट के लिए बड़ा वो कह सकते हो कि ब्लिसफुल मोमेंट होता है, बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, बोर्ड को फेस करता है, बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन जो मेंबर्स बैठे हुए होते हैं उनके लिए एक रूटीन वॉक होता है। तो जितनी इधर बेचैनी होती है उतनी बेचैनी उधर नहीं होती है। तो एक इंटरव्यू का एक पहलू यह भी होता है, वो भी ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता कि अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको इतिहास की किसी घटना को बदलने के लिए कहा जाए तो आप किस घटना को बदलना चाहेंगे? इफ यू आर हैविंग द ऑप्शन टू चेंज एनी इवेंट इन हिस्ट्री, व्हिच वन इवेंट विल यू प्रेफर टू चेंज? बच्चों, अब इसमें सबका तो अलग अलग हो सकता है आपने मन में कहीं सोचा हो। मैं एक क्लू दे देता हूं कि जो कम कंट्रोवर्शियल हो। जैसे कोई बच्चे कहते हैं कि सर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह का सिंहासनारोहण होता, तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन करते चले जाएंगे कि भाई दारा शिकोह में आपको वह योग्यता लगती है, क्या दारा शिकोह एम्पायर को बचा लेता, या कुछ ऐसी बातें। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मैं मानता हूं मेरे विचार में कि इतिहास में एक घटना को बदलने के लिए कहा जाए तो मैं यही बदलना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता गांधी की हत्या नहीं हुई होती, स्वाभाविक मृत्यु हुई होती, तो पूरे बोर्ड में शांति छा जाएगी, क्योंकि इतनी दुखद घटना है। लेकिन काउंटर क्वेश्चन वो ये कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर गांधी की हत्या नहीं होती तो इतिहास की दिशा क्या होती? तो आपको ये घटना, ये तो कोई पूछेंगे ही नहीं कि घटना आपको क्यों शॉकिंग लगती है, क्या लगती है। तो आप कहेंगे कि गांधी जी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आजादी में उन्होंने पाइवटल रोल, जो मुख्य भूमिका अदा की, लेकिन राष्ट्र निर्माण में भी उनकी भूमिका होती और इससे बड़ी भूमिका हो सकती थी अगर गांधी जीवित होते। लेकिन इतनी जल्दी उनकी मृत्यु हो जाना, इस कारण से हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप था वह गांधी की सलाह से और गांधी के प्रभाव से वंचित रह गया। तो ऐसे कह के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो
अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन लाता हूं, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में। भारत का प्रथम इतिहास किसने लिखा तथा उसका इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण क्या था? हु हैज रिटन द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज हिज अप्रोच टू हिस्ट्री? तो आप कहेंगे कि यह इतिहास की विडंबना है कि भारत का पहला इतिहास किसी इंडियन ने नहीं, भारत का पहला आधुनिक काल में भारत का पहला आधुनिक रूप में भारत का पहला इतिहास किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश ने लिखा, और वो ब्रिटिश था जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने 1817 में यानी 19वीं सदी के आरंभ में भारत का इतिहास लिखा, पहला इतिहास लिखा। और उसकी इतिहास संबंधी दृष्टिकोण था भारत में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहन देना। इसलिए उसने भारतीय इतिहास को 3 कालों में तो बांटा, लेकिन 3 कालों में जो नामाकरण किया वो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। एक तरह से यह भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण था। तो कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो कई बार खींच देते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि भारत का पहला इतिहास हुआ था, और कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी थी वो भारत का पहला इतिहास उसको कहा जाता है। तो आप कहोगे कि सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी थी उसको पहला पूर्व आधुनिक इतिहास हम कह सकते हैं। पूर्व आधुनिक इसलिए कि उस काल में जैसे एंशिएंट यूनान, प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम में जो इतिहास लिखा जाता था उसमें कार्य कारण घटना या उसको ज़्यादा समुचित ढंग से लिखा जाता था। और हमारे यहाँ इस तरह से इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपरा पुराणों से, रामायण से, महाभारत के माध्यम से होती थी। लेकिन पहली बार स्पष्ट वंशावली के साथ और स्पष्ट घटनाक्रम को आधार बनाकर कल्हण ने लिखा था राज तरंगिणी, लेकिन उसे हम आधुनिक इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन जो जेम्स मिल का इतिहास है उसे हम आधुनिक इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कई बार आपको मैन ऑन स्पॉट की भूमिका निभानी होगी। आप स्पॉट पर होगे और आपको उसी समय इमीडिएट वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपका आंसर करना होगा। तो उसमें केवल यही चीज रखना कि बहुत पेशेंस से, और कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं उत्तर दूंगा तो फंस जाऊंगा बुरी तरह, और हमारे सामने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, तो आप माफ़ी मांग के बाहर निकल जाएं कि सॉरी सर, मैं अभी थोड़ा इसे नहीं याद कर पा रहा हूं, कुछ ऐसे कह के आप निकल जाना। या हो सकता है कोई ऐसा फैक्ट भी आपसे पूछें जो आपको पता नहीं हो, तो आप निसंकोच अपनी असमर्थता पोलाइटली जाहिर कर देना। आप जबरन उसे खींचना मत। इंटरव्यू बोर्ड में सबसे अहम जरूरत है कि चीज़ों को जबरन नहीं खींचते हैं। जो हम जानते हैं उसका जवाब देंगे और सही ढंग से जवाब देंगे। जो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है तो कई बार ऐसा होता है कि सर अगर अनुमति हो तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे करके पोलाइटली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हो। क्या आप हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के बीच भारतीय इतिहास के विभाजन को सही मानते हैं? डू यू टेक इट प्रॉपर टू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इन हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड? अब इसको आपको डिनाई करना पड़ेगा। आप तर्क दोगे कि सर हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नामकरण सही नहीं है। वो पूछेंगे मसलन, तो सर हिंदू काल, पहली बात तो प्राचीन काल के लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। पहली बार 8वीं सदी में अरब वालों ने हिंदू कहा इन्हें, फिर उसके बाद पर्शियन भी कहने लगे, ईरानी भी कहने लगे। लेकिन हिंदू शब्द का प्रयोग इनके लिए 8वीं सदी से हुआ, जबकि प्राचीन काल की समाप्ति लगभग हो चुकी थी। दूसरी बात कि जब हम जो भी हिंदू काल कहते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी भारत होता है कि जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व हो। लेकिन यहां गौर करने की बात है कि प्राचीन काल में भी केवल ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व नहीं था, बल्कि ब्राह्मण पंथ के समानांतर बौद्ध और जैन, ब्राह्मण पंथ के समानांतर बौद्ध एवं जैन जैसे पंथ भी प्रचलित थे। तो हम उन्हें केवल हिंदू काल नहीं कह सकते। इसलिए सर उसमें हिंदू काल कहना हमें मतलब गलत माना जाता है या उसको अप्रमाणिक माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज, जैसे आपने धर्म और पंथ का नाम लिया तो तुरंत पूछने का चाहिए, बताइए अमुक जी धर्म और पंथ में क्या अंतर है? तुरंत आपको जवाब देना है कि पंथ पश्चिम में जिसे रिलीजन बोलते हैं उसका मतलब पंथ ही निकलता है।
हमारे यहाँ धर्म का मतलब दूसरा था। हमारे यहाँ धर्म का मतलब था उच्च नैतिक आचरण, उच्च नैतिक आचरण। और उच्च नैतिक आचरण में यू कैन से कि उच्च पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा, इन सबको धर्म के तहत लिया जाता था, जो भागवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन पश्चिम में जिसे रिलीजन कहा गया उसका मतलब पंथ निकलता है। तो आरंभ में रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया गया, बाद में पाया गया कि हमारे धर्म की परिकल्पना में और उनके रिलीजन की परिकल्पना में काफी अंतर है। इसलिए अब जिसको पश्चिम वाले धर्म कहते हैं उसको हम पंथ के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से कह के आप उसमें स्टैंड लेना। ओके, तो ये आपका बनता है। दूसरा, मध्यकाल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मध्यकाल में पहली बात, मुस्लिम काल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पहली बात कि मध्यकाल में केवल मुस्लिम राजवंश का शासन नहीं था। मुस्लिम राजवंश के समानांतर हिंदू राजवंश भी शासन करता रहा था। दूसरी बात यह सही है कि भारत के एक बड़े भाग में मुस्लिम राजवंश का शासन था। लेकिन यह भी गौर करने की बात यह है कि कभी भी इतिहास अल्पसंख्यक शासक वर्ग से नहीं बनता, बल्कि बहुसंख्यक प्रजा से बनता है। और अगर बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी तो हम फिर मुस्लिम काल क्यों कहेंगे? और इतना ही नहीं, बल्कि जहां तक भारतीय उपमहाद्वीप में या हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना का सवाल है, तो किसी एक काल में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई, अलग अलग कालों में हुई है। उत्तर पश्चिम में मुस्लिम शासन की स्थापना महमूद गजनी यानी तुर्की आक्रमण के साथ 11वीं सदी में आरंभ में हो गई। 12वीं सदी के अंत में गोरी की सफलता के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। और अलाउद्दीन खिलजी काल में 14वीं सदी के आरंभ में ही मुस्लिम शासन दक्षिण की तरफ जा सका। अब तीसरा है ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल में कहोगे कि सर सबसे पहला तो डायकोटोमी यही उभरती है कि जब उन्होंने हिंदू काल और मुस्लिम काल कहा तो फिर ब्रिटिश काल के बजाय ईसाई काल कहते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि धर्म जब आधार है तो उधर ईसाई ही सही। फिर अगर ब्रिटिश काल वो कहते हैं तो ब्रिटिश काल किस बात की? क्योंकि ब्रिटिश तो भारत के अपने आप को कभी भारत का नागरिक माना ही नहीं, बल्कि एक दूरवर्ती शोषक ही बने रहे, डिस्टेंट एक्सप्लॉइटर्स। तो जब वो दूरवर्ती शोषक के रूप में या डिस्टेंट एक्सप्लॉइटर्स के रूप में जब वो लोगों का शोषण करते रहे तो फिर ब्रिटिश काल क्यों? तो इस प्रकार से अब क्या भारतीय इतिहास को, तो ये तो आपको हो गया ये क्वेश्चन जो आपका मैंने दिया है। अब क्या भारतीय इतिहास को पुनः लिखवाने की जरूरत है? डज इंडियन हिस्ट्री नीड टू बी रीरिटन? देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आज की तारीख में सबसे अहम क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो इंटरव्यू यूपीएससी का हो या स्टेट का हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि इसको लेके काफी विवाद चलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि एक गलती हो जाती है कि जब भी भारतीय इतिहास को दोबारा लिखवाने की बात हो, अगर वहीं पर वो शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहास का भगवाकरण, तब तो समझ में आता है। लेकिन क्या इतिहास को दोबारा लिखवाने की जरूरत है, पुनः लिखवाने की जरूरत है? तो जब आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं तो सीधे हम हिंदुत्व वाले इतिहास पर ना जाए। पहली बात आप यह समझिए, क्योंकि इतिहास कोई स्टैटिक चीज नहीं है, एक सोशल साइंस है। हर पीढ़ी अपने अतीत का शोध करती है, अपने अतीत का अन्वेषण करती है, और अन्वेषण करने का अधिकार है। प्रत्येक पीढ़ी यह जानने का प्रयास करती है कि हमें इतिहास के नाम पर जो अतीत का ज्ञान दिया जा रहा है वह ज्ञान ऑथेंटिक है या नहीं, प्रामाणिक है या नहीं। तो यह जानने का सारी पीढ़ी को अधिकार होता है। तो इतिहास एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो नए अध्ययन स्रोतों के प्रकाश में आप एक बात बताइए, जब नए कोई आर्कियोलॉजिकल साइट उभरता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आज देखो संगम एज लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में 300 ईसा पूर्व में माना जाता था, मैं आपको बताऊं। और जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं आपको कहीं काम आ जाए। संगम एज जो मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ है, आप लोग तो समझ रहे होंगे। तो
वो सुदूर दक्षिण में चोलचेर पांडे का नाम सुना है, तो यही जाता था। इधर कुछ दिन पहले हुआ कि नहीं 300 ईसा पूर्व, नहीं 400 ईसा पूर्व, यानी 400 BC, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो उसे अब इधर हाल में एक आर बालाचंद्रन करके कोई ब्यूरोक्रेट थे, वो हिस्टोरियन भी हैं, ब्यूरोक्रेट टर्न हिस्टोरियन, तो उन्होंने एजुकेशन करवाया, फिर 2018-19 से एजुकेशन हुआ है। अब नए प्रकाश में उन्होंने एक बुक लिखी है, जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस टू वैगई। अब वो डायरेक्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन से वैगई जो सुदूर दक्षिण की सभ्यता है उसका संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वो बड़ी अहम बुक है, हालांकि वो बुक मेरे हाथ अभी तक नहीं आ पाई है। मैं जहाँ तहाँ उसका क्रिटिसिज्म पढ़ा है, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलकर हालांकि बच्चों को मैंने रेफरेंस दे दिया उस बुक का, जैसे रिटर्न में जब कहीं अगर संगम युग पर लिखना हो तो उस बुक का रेफरेंस मांगता है, उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि ये बच्चा लेटेस्ट चीज़ों को जानता है। तो इसलिए, लेकिन हम अभी उसको पूरी पढ़ नहीं पाए हैं। जब पढ़ेंगे तो उसके और भी कुछ तथ्यों को उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अब यही बुक है, तो अगर ये सिद्ध हो जाती है तो अब हमारी जो सुदूर दक्षिण की सभ्यता है, जिसको संगम सभ्यता कहते हैं, वो हजारों वर्ष पहले चली जाएगी। तो अब अगर तुम कहोगे इतिहास को दोबारा न लिखवाया जाए तो क्या हम परिशोध ना करें, नए तथ्यों के प्रकाश में चीजों का मूल्यांकन ना करें? तो ये जरूरी होता है। तो इसलिए इसको मना मत करो, बोलो कि सर अब मैं आपको बताऊं आपको क्या बोलना है। आपको कहना है कि सर इतिहास का पुनर्लेखन तो प्रत्येक पीढ़ी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि नए शोधों के प्रकाश में नई धारणाएं आती हैं, पुरानी धारणाएं खंडित होती है, तो उसमें सुधार और परिमार्जन की जरूरत होती है। तो इस रूप में तो इतिहास को पुनर्लिखवाने की हमेशा जरूरत पड़ती है। अब इतना करके फिलहाल आप चुप हो जाइए। अब वह पूछेंगे अच्छा तो अभी जो हाल फिलहाल जो विवाद चल रहा है इतिहास को दोबारा लिखवाने का, आपको पता है क्या यह विवाद उचित है? तब आप कहिए कि सर लेकिन इतिहास लेखन का काम एक हिस्टोरियन का होना चाहिए, और इतिहासकार को चाहिए कि अपनी प्रोफेशन की धर्म का निर्वाह करते हुए और नए शोधों के प्रकाश में इतिहास का पुनर्लेखन करें। इसी राजनीति, संसद, विधानमंडल और चौक चौराहे की बहस का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिस इज द प्रोविंस ऑफ डोमेन ऑफ हिस्टोरियंस। और वंस हिस्टोरियंस के बीच अगर एक डोमिनेंट व्यू एक्सेप्टेड हो जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे करके आप बचा के चलिए। आप क्यों गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कोलाइड करेंगे? सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों जगह पर बैठे हुए हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप कुछ बचा करने के लिए, और यही इंटरव्यू का कई बार डिमांड होता है ना, कि हम कई बार साइलेंट रह जाते हैं, कई बार डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन उसमें हो सकता है आपको अब पूछ दे कि क्या आपको लगता है कि वीडी सावरकर को भारत रत्न, जो कि बहुत चर्चा में है, मिलना चाहिए? तो उसमें आप कैसे मना कर सकते हैं नहीं मिलना चाहिए? तो उसका भी मैं कुछ एक जवाब कुछ सोच के बता देता हूँ कि आप उसी के प्रकाश में करेंगे। जैसे देखिए, मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि चाहे किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले बैठे हों सामने, लेकिन है तो बुद्धिजीवी, वो हमारे तर्क को देखेंगे। इसलिए पहले तो डर कर मत करिए कि भाई हमको चापलूस नहीं बनना है, उनको खुश करने के लिए हमको ऐसा नहीं कि हमको उल्टा तथ्य बोलना है, तब तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हम तर्क से बोलें और परिमार्जित बोलें। कोशिश करें कि हम विवादास्पद मुद्दों से जहां तक बच सके, लेकिन अगर विवाद में वो हमको खींचेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट वन, क्या इतिहास लेखन में विचारधारा हावी हो जाती है? डज आइडियोलॉजी प्रिवेल ऑन हिस्ट्री राइटिंग? तो बिल्कुल आप उसमें बोलना कि अतीत की घटनाएं अमूर्त होती है, लेकिन उन घटनाओं को मूर्त रूप देते हैं हमारे इतिहासकार, जो एक व्यक्ति होते हैं, जो एक बुद्धिजीवी होते हैं, जिनके अपना कुछ वैचारिक पूर्वाग्रह होता है। तो आरंभ से लेकर अभी तक बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को नारा दिया है कि इतिहास को विचारधारा से मुक्त रखा, इतिहास लेखन को विचारधारा से मुक्त रखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इतिहासकार की प्रतिबद्धता किसी न किसी विचारधारा से होती है,
और अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद होता है। जैसे हो सकता है कभी आपको पूछ दे कि अच्छा एक वाक्य में आप इतिहास को परिभाषित करिए कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो EH कार का बड़ा सटीक मुझे लगता है व्हाट इज हिस्ट्री का। मतलब आप कहिए कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद का नाम है। इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम वर्तमान के अतीत और अतीत के वर्तमान, इन दोनों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। दैट्स ऑल। तो अब अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं विचारधारा, तो कहेंगे चूंकि हिस्टोरियंस की अपनी कोई न कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, तो इतिहास लेखन उससे बच नहीं पाता और हर युग में यह विचारधारा का प्रभाव रहा है। तो ये स्थिति तो जरूर रही कि इतिहास लेखन पर विचारधारा हावी रही है। अब किसी युग में, मार्क्सवादी हैं तो भी एक विचारधारा लेके आ रहे हैं, उससे पहले राष्ट्रवादी, उनके पास भी विचारधारा थी, साम्राज्यवादी थे तो उनके पास भी विचारधारा थी। तो विचारधारा मुक्त तो कभी हो ही नहीं पाया। अब आपसे पूछिए क्या वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन संभव है? इज ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री राइटिंग पॉसिबल? क्या हम इन विचारधारा से ऊपर हटकर हम क्या मतलब इतिहास लिख सकते हैं? दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो आप वहां पर, वो आपको इसका मतलब वो इस बात को जानता है कि विचारधारा से बचकर इतिहास नहीं लिखा जा सकता, लेकिन फिर भी वह आपको एक कुछ टेस्ट लेना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ आपको प्रॉब्लम देना चाहता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा पहले चेहरे को मुस्कुराहट नुमा बनाइए, अगर डायरेक्ट ना मुस्कुराइए तो भी, जैसे आपके मन में वैसे डर हो जाएगा। जब आपको कई बार जब प्रॉब्लम को जब दबाव डालते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत गंभीर चीज है कि जब वो आप पर कई बार दबाव बनाएंगे, तो आप अगर ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, ये बेसिकली हमें और जज करना चाहते हैं, हमें लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहते हैं, या हमारे बारे में अच्छी धारणा इनकी है, ये और परखना चाहते हैं, तो आपके चेहरे पर स्पष्ट तनाव आ जाए, कहीं हमें वंचित तो नहीं कर देंगे, कहीं जॉब नहीं देंगे, कहीं मार्क्स तो नहीं काटेंगे। तो उसका सहज उपाय है कि जब ऐसा सोचोगे तो आपके मन में अंदर से खुद मुस्कुराहट की एक फुलझड़ी सी छूटेगी। अच्छा ये हमको और जज करना चाह रहे हैं। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इसका मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि भाई ये मेधावी स्टूडेंट है और हमारे हर दबाव को ये बर्दाश्त कर रहा है, देखता हूँ इस पर ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो आप उसमें कह सकते हैं कि सर इस तरह का इतिहास लेखन मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि हम पीछे जो भी देखते हैं कोई न कोई विचारधारा का ही प्रभाव रहा है। अब हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछ लें तो आप बोलो कि राष्ट्रवादी परंपरा के रहे वो भी एक विचारधारा के प्रभाव में थे, मार्क्सवादी परंपरा वाले वो भी एक विचारधारा के प्रभाव में हैं, और आज जो इतिहास के लेखन की फिर बात होती है तो जो भी आते हैं वो कोई न कोई विचारधारा के प्रभाव में ही होते हैं। तो विचारधारा से बचना हमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कठिन लगता है। दैट्स ऑल। अब आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहते हैं? कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हाइपोथेटिकली पूछ देंगे कि व्हाई डू यू प्रेफर टू कैरेक्टराइज मॉडर्न एज एज मॉडर्न एज। तो आप मॉडर्न एज को मॉडर्न एज क्यों कहते हो? व्हाई डू यू कैरेक्टराइज मॉडर्न एज एज मॉडर्न एज? ये बड़ा हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी उसी तरह का हाइपोथेटिकल बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहते हैं? व्हाई इज मॉडर्न एज कैरेक्टराइज एज मॉडर्न एज? तो ये हाइपोथेटिकल टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप उसी तरह से दीजिए, घबराइए मत। आपका आंसर होना चाहिए कि चूंकि इस काल को भारत में नवीन परिवर्तनों के साथ जोड़ा गया, या विश्व के जिस कोने में भी यह युग आया उसको बड़ा ही इनोवेटिव चेंज के साथ जोड़ा जाता है, रेडिकल चेंज के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो ऑब्वियसली अपने आप में आपका आंसर एक वेग आंसर है, अस्पष्ट आंसर है, आप भी रियलाइज कर रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन वो तुरंत काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप हमें एग्जाम्पल से समझाओ कि कैसे। तो देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन मैनर। आप वहां पर उसको उत्तर दोगे कि सर एक्चुअली इसलिए क्योंकि आप यू विल जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है, और वह है
कि 19वीं सेंचुरी के भारत में जब तर्कवाद, मानववाद जैसे विचारों का विकास हुआ और इन विचारों के विकास को 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसे भारतीय पुनर्जागरण अथवा इंडियन रिनेसां का नाम दिया जाता है, उसके साथ भी जोड़ा जाता है, तो ये मानववाद और तर्कवाद जैसी विचारधारा के विकास को ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म जैसे आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रगतिशील परिवर्तनों से जोड़ा जाता है, इसलिए वहां से आधुनिक काल का आगमन माना जाता है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल देके आप इसको परिपुष्ट कर सकते हो। अब इस सीरीज में आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल में इतिहास लेखन संबंधी विवाद क्या है? व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट हिस्ट्री राइटिंग रिसेंटली? अब हाल में इतिहास लेखन संबंधी विवाद क्या है? तो देखो बच्चों, दो विवाद है। फिर आपका ध्यान पहले हिंदुत्व पर चला जाएगा। तो मैं तो आपको कहूंगा कि पहले आप दो विवाद को जान लो, कि पहला विवाद को पहले बताओ। जैसे देखो, ये विवाद हिंदुत्व वर्सेस पुराने इतिहास लेखकों का ही केवल नहीं है, जिसमें आप इरफान हबीब देखते हो, रोमिला थापर देखते हो, सब अब अभी फिलहाल देख रहे हो कि एक बड़ा विवाद का कारण है। बल्कि पहली बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस में भी जितना बड़ा बवेला हुआ इस बार, वो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान वाले मसले को आपने देखा होगा। यूट्यूब पर भी ये घटना आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि भाई दो खेमे में बटे हुए हैं और कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हिस्ट्री राइटिंग की बात हो रही है। ये तो एक पहलू है, ये भी ठीक है। दूसरा पहलू ये है कि जो पुराने खेमे इतिहासकारों का है, उनमें भी मतभेद है, उनमें भी विवाद है। जैसे एक हिस्टोरियन से ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन जो पहले मार्क्सवादी कह के स्थापित थे और बाद में एक नया करेंट आया है, जो करेंट अपने आप को बेसिकली आर्कियोलॉजी, जिसको आप संशोधनवादी इतिहास लेखन कहते हो, रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस। तो रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो इतिहास लिखा गया है उसमें साहित्यिक ग्रंथों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और अपेक्षाकृत आर्कियोलॉजी को नेग्लेक्ट किया गया है। इसलिए अब इतिहास लेखन आर्कियोलॉजी के प्रकाश में होनी चाहिए और उसमें आर्कियोलॉजी को तरजीह दी जानी चाहिए। इसमें जैसे आपको D.K. चक्रवर्ती हैं और नैनज्योति लाहिड़ी हैं। नैनज्योति लाहिड़ी ने एक अशोका पर बुक भी लिखी है, अशोका, और वो आर्कियोलॉजी के प्रकाश में फिर अशोका का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। फिर उपिंदर सिंह है, उनमें भी तुम देखोगे कि प्रधानता आर्कियोलॉजी को उन्होंने दी है, कहा कि भाई एक ऑथेंटिक सोर्स है। मैंने उनका ये मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि देखो, अभी तक आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स का इस्तेमाल कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप जहां हिस्ट्री के, जहां टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट अवेलेबल है, मतलब कि जहां पर आपको साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, तो साहित्यिक साक्ष्य जो बात कहती है उसको आप लेते हो और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से केवल यह परिपुष्ट करते हो कि यह बात कहां तक सही है। लेकिन अगर उनसे इतर आर्कियोलॉजी कोई पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो उसको आप नेग्लेक्ट करते आ रहे हो। इसलिए हिस्ट्री जो राइटिंग है वह आप लोगों ने जो किया है उसमें थोड़ा सा त्रुटि रह गई है, जिसको हम सुधारना चाहते हैं। तो एक तो मांग नेचुरली यह उठना स्वाभाविक है, जो उठ रही है और ये उठती रहेगी जब तक ह्यूमैनिटीज है। देखो, जब तक सोशल साइंस है, मानविकी विषय है, तब तक विवाद रहेगा। जिस दिन ये सारे विवाद हल होकर कंसेंसस हो जाएगा तो ध्यान रहे, उस दिन तो सोशल साइंस का डेथ ही हो गया फिर। तो ये विवाद है। दूसरा विवाद है जिसको कहते हो इतिहास का भगवाकरण या हिंदुत्व वाला इतिहास। तो इसमें इसका ये कहना है कि भाई देखो, अब तक जो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने या बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है तो उस पर साम्राज्यवादियों और मार्क्सवादियों का गहरा प्रभाव रहा है और हमारे इतिहास के कुछ ऐसी बेहतर काल हैं जिनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाया है और कुछ नेता भी ऐसे हैं जिनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो उनका फिर दोबारा मूल्यांकन होना चाहिए और इतिहास के कुछ अंश को महत्व दिया गया है जो डिजर्व नहीं करता है और कुछ ऐसी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कहीं मैं एक पुस्तक विमोचन में बैठा हुआ था और जो ये पुस्तक आप कह सकते हो कि एक बड़ा ही सम्मानित नेता के द्वारा लिखा गया था। तो उस पुस्तक में मुद्दा उठाया गया था कि एक जैसे
अस्कंद गुप्त का BHU में इस तरह का स्पीच दिया गया कि अस्कंद गुप्त का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि अस्कंद गुप्त को अधिकतर हिस्टोरियंस हाशिए पर रख देते हैं, लेकिन अस्कंद गुप्त को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि पहला हुर आक्रमण को भारत में उसी ने रोका था। तो इस तरह की चीजें उठ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इतिहास में कुछ व्यक्तित्व नेग्लेक्टेड हैं, तो उसमें भी आपको देखिए बंदे बनना है कि आपको यह लगता है कि ये मतलब ये जो चीज है ये उचित है, इस तरह से हस्तक्षेप, तो आपको वहां पर संतुलित उत्तर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपका बहुत ज्यादा बनता है बोर्ड में। आप उसमें यह स्टैंड लेना कि सर, अगर ऐसा लगता है नई पीढ़ी को या किसी समूह को कि इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व और कुछ ऐसे काल अपेक्षाकृत वो नेग्लेक्टेड रह गए हैं और उनको दोबारा लिखवाया जाना चाहिए या उन पर दोबारा काम किया जाना चाहिए, तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह काम हिस्टोरियंस के द्वारा होना चाहिए, और हिस्टोरियंस अगर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी विचारधारा की जगह हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को महत्व दें, और ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बनाकर अगर दोबारा लिखा जाता है तो स्वागत योग्य है। आप बड़ी हो गए, आपको कोई टच नहीं कर सकता, आप तो अपनी जान बचा ली, अब जाने हिस्टोरियंस। अब विचारधारा मुक्त इतिहास कैसे लिखेंगे, ये उनका प्रॉब्लम है। आपने तो अपना काम कर दिया, तो इस प्रकार से आपको निकलना है। ओके, अब नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्न। अब मैं तीसरा ग्रुप में मैंने जो रखा है यूपी स्पेशल क्वेश्चंस, जो आपके यूपी पर पूछेंगे, उसमें जो मुझे लगा कि आपके लिए कंट्रोवर्शियल, आपके लिए डिफिकल्ट पूछने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमें लगा कि आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मैंने वैसे को चुना है। क्योंकि आप जानते हो कि इंटरव्यू में तो कुछ आप कह नहीं सकते उस समय बोर्ड का क्या मूड है और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते, लेकिन इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर अब वो इससे इतर भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको आंसर कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मली मैंने ऐसे क्वेश्चन को उठाया है कि जो मेरे स्टूडेंट से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या मुझे लगता है कि बिल्कुल करंट में है, जैसे कोविड-19 वाला इशू है, या हिस्ट्री में अभी जो विवाद वाला इशू है, या आपका कुछ चीज़ें उभर कर आई है, जो नए कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसको बेसिस बना के, तो मैंने वैसे ही कोई बेसिस बनाया है। तो हो सकता है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पकड़ में भी आ जाए, या हो सकता है इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए। तो अयोध्या से जुड़ा कोई प्रथम अभिलेख अथवा साहित्यिक साक्ष्य, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी एविडेंस एसोसिएटेड विद अयोध्या। एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक लिटरेरी एविडेंस का सवाल है, तो लिटरेरी एविडेंस तो रामायण ही अपने आप में एविडेंस है। तो आपको मैं बता दूं कि महाभारत में भी आप देखते हो, जैसे रामायण में वाल्मीकि के जिक्र है, तो महाभारत में भी तुम देखोगे, महाभारत में भी वाल्मीकि का जिक्र है, रामायण में नहीं। मैंने वाल्मीकि की चर्चा, और तो महाभारत को भी आप ले लो। तो अगर लिटरेरी एविडेंस कहो तो रामायण बहुत पहले से ही लिटरेरी एविडेंस के रूप में है। लेकिन लिटरेरी एविडेंस में डाउट हिस्टोरियंस क्यों करते हैं, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप समझिए, क्योंकि लिटरेरी एविडेंस में कोई गारंटी नहीं होती किस काल में लिखी गई। हो सकता है कि वो पार्ट बाद में भी कंपाइलेशन किया गया हो, लेकिन जब आर्कियोलॉजी मिल जाती है और एविडेंस, तो उसको पुख्ता माना जाता है। तो अयोध्या में से जुड़ा कोई प्रथम अभिलेख, तो वो तो आपको एक धनदेव, 1st सेंचुरी BC का किंग हुआ है, उसका धनदेव का अयोध्या अभिलेख, उसको धन्ना रूलर या धनदेव भी बोलते हैं, उसका अयोध्या अभिलेख है। परंतु उस अयोध्या अभिलेख में राम या कुछ इस तरह के बर्थ प्लेस या ये सब की कोई चर्चा नहीं है लेकिन अयोध्या अभिलेख के नाम से उसको जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में हड़प्पा से जुड़े नए स्थलों को लेकर आपकी जानकारी क्या है? What do you know about new sites in UP pertaining to हड़प्पन सिविलाइजेशन? देखो, ओल्ड साइट्स तो आप जानते ही होंगे। ओल्ड साइट्स में आप जानते ही हो कि हुलास है और आलमगीरपुर है और बरगांव वगैरह। अब तो अगर तुम देखोगे तो लेट हड़प्पन साइट से जुड़े हुए कई साइट्स मिल गए हैं, अब तो 130 वगैरह करीब मिलने लगे हैं लेट हड़प्पन से, लेकिन हड़प्पन वाले में आप नॉर्मली देखते हो। लेकिन इधर जो कुछ प्रकाश में आए हैं, उन प्रकाश में आने में एक सनौली साइट है, लेकिन उसको हम हड़प्पन साइट नहीं कह सकते। उसको कुछ विद्वान लेट हड़प्पन साइट मानते हैं, परवर्ती हड़प्पाई स्थल मानते हैं। वो दिल्ली के ही नज़दीक तो उतना नहीं है, लगभग 68 किलोमीटर है, और वह
जब साइट प्रकाश में आया था उसका एजुकेशन 2005 से चल रहा था, लेकिन चौंकाने वाली जो बात आई है 2018 में उभर कर आई है, 2018 में फ्रंट लाइन वगैरह में आया था, हिंदू वगैरह में, तो उसी समय से हम लोग उसके बारे में बहुत क्यूरियस हैं। क्योंकि देखो वो एक बड़ी अजीब संस्कृति वहाँ निकली है, वो ताम्रपाषाण ही है संस्कृति, और वो हड़प्पा का समकालीन भी कुछ समय तक है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता को अगर आप 2600 ईसा पूर्व से लेते हो 2600 BC, तो वो लगभग 2300 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व का है। तो कुछ समय तो हड़प्पा सभ्यता के साथ भी चला, और हड़प्पा सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व से सामान्यतः आप 1900 ईसा पूर्व तक लेते हो, तो वो भी 2000 ईसा पूर्व है। तो इस लिहाजन वो हड़प्पा सभ्यता का कुछ हद तक समकालीन भी हो जाता है। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन से इसका नेचर थोड़ा अच्छा। दूसरी बात है, ये भी अर्बन है, कैलकोलिथिक होने के बाद भी अर्बन है। मैंने आपको क्या बताया कि आज जो हम इतिहास के बारे में जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, बहुत तो ऐसे स्थल हैं जहां हम एक्सकैवेशन कर ही नहीं सकते हैं। अब सनौली को देखो, संजोग ऐसा था कि पूरा खेत ही खेत है, फील्ड, तो फील्ड को एक्सकैवेट, लेकिन अगर सोचो कि वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट होता तो इतने सारे लोगों को रिहेबिलिटेट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब बड़ी सघन है, पंजाब का भी रीजन देख रहे हो या इधर गंगेटिक बेसिन का भी रीजन देख रहे हो, तो बड़ा डेंस पॉपुलेशन है। वो संयोग था सनौली में कि पूरा का पूरा वहां पर हमें खाली फील्ड मिल जाता है। वहां से बड़ा बेहतर टाइप के रथ मिले हैं सनौली से। मतलब सनौली से आप देखोगे कि बहुत ही बेहतर आपको वहां से वॉरियर क्लास का आर्मर्स मिला है, कवच मिला है, तलवार मिले हैं, मतलब लगता है कोई योद्धा वर्ग के लोग वहां रहते थे। चैरियट्स मिला है, वो चैरियट जो रथ हैं उसका युद्ध में प्रयोग होता था, और कवच, तलवार, ये सब कुछ वहां से प्राप्त हुए हैं बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी बात है कि सनौली से आपको महिलाओं के वॉरियर होने के भी साक्ष्य मिलते हैं, कि जो विमन थे, देयर वर द विमन वॉरियर, महिलाएं भी योद्धा थी। तो सनौली ने एक तरह से आई ओपनर हुआ। सनौली में बहुत आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं यूपी में, और वैसे तो बहुत सारे साइट्स हैं, नए में एक सनौली आपका हो गया, और आप कुछ हद तक लाहुर देवा को भी कह सकते हो। लाहुर देवा आप जानते हो कि नेपाल के तराई के थोड़ा दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश के तो आपका एकदम उत्तर पार्ट में पड़ता है। और वो लाहुर देव इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको लाहुर देव पीटी में भी क्वेश्चन पूछते रहे हैं यूपीपीसीएस में। संत कबीर नगर में है, वो भी अपने आप में बहुत आई ओपनर साइट है बच्चों। लाहुर देव को बहुत, चूंकि इससे पहले यही समझो जब तक लाहुर देव प्रकाश में नहीं आया था तब तक यह माना जाता था कि सबसे मतलब अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट, सबसे प्राचीन नवपाषाण कालिक स्थल बलूचिस्तान के मेहरगढ़ को माना जाता रहा है। आज भी बहुत सारे बच्चे उसी को जानते होंगे, पुस्तकों में मेहरगढ़ ही मिलता होगा। लेकिन जब लाहुर देव प्रकाश में आया, जो संत कबीर नगर में मिला यूपी के, तो उसके प्रकाश में आने के बाद यह पता चल गया कि 9000 ईसा पूर्व पीछे तक हम जा सकते हैं। और वहां से चावल का भी साक्ष्य मिला है, जैसे गेहूं और जौ का साक्ष्य अगर मिला है और कपास का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, तो वहां से चावल का साक्ष्य मिला है। उस साउथ एशिया में पहला चावल का प्रमाण है जो लाहुर देव से मिला है। और इतना ही नहीं, सेरामिक ट्रेडिशन भी। सेरामिक ट्रेडिशन का मतलब हुआ कि पॉटरी, जिसको मृदभांड कहते हो, वो भी वहां सबसे अर्लीस्ट है साउथ एशिया का। तो ये सब चीजें उसको बड़ा यूनिक बनाती है साइट का। और फिर बीच बीच में तो कई साइट्स मिलते ही रहते हैं, तो आप उसको। अब एक है राजा सुहलदेव के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट किंग सुहलदेवा। अब देखिए, ये सुहलदेवा इधर चर्चा में काफी आ गए हैं। देखो, इतिहास के कुछ ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जिसको कहोगे फॉरगॉटेन हीरो, उसमें एक सुहलदेव भी है। क्योंकि देखो, जिस समय भारत में टर्किश इन्वेजन शुरू हुआ था, तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जब महमूद गजनी की सेना आगे बढ़ रही थी तो कोई भी इंडियन रूलर उसको रोक नहीं पा रहा था। जैसे आप यही देखोगे कि हिंदुशाही वंश था, जिसके बारे में कलहन और अलबरूनी दोनों ने, अलबरूनी तो नहीं सॉरी, कलहन ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की है और कहा है कि उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए उसने पानी की तरह रक्त बहा दिया। क्योंकि वहाँ पर देखोगे कि जयपाल और आनंदपाल, ये दोनों ने काफ़ी फाइट किया, लेकिन अंत में दोनों को पराजित होकर हटना पड़ा वहाँ से। जयपाल ने तो आत्मदाह भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब सेना आगे बढ़ी तो इधर नॉर्थ में तुम देखोगे जितने राजपूत किंग्स थे, एक आध बार तो खासकर जो चंदेला किंग थे, गंड, धंग और विद्याधर, उन्होंने
संगठन भी बनाने की कोशिश की, लेकिन महमूद गजनी से कोई जीत नहीं पाया, अंत में पराजित हो गया। लेकिन 11वीं सदी के आरंभ में ये जो सुहल देव है, उसने ये बेसिकली श्रावस्ती का किंग थे, और जब उधर से वो सेना आगे बढ़ रही थी तो बहराइच में इसने गजनी को तो नहीं, गजनी का भतीजा था जो सेनापति था, जिसका नाम था उसके बारे में सूचना हमको एक 17वीं सदी के ग्रंथ से, हालांकि घटना समकालीन सूचना हमको नहीं मिलती है, लेकिन इसकी हमको सूचना एक 17वीं सदी का ग्रंथ, उसका नाम है 17 में मिरात उल मसूदी। तो सलाद मसूद एक उसका भतीजा था, सलाहर मसूद, तो वो आगे बढ़ा था, सुहल देव ने उसको पराजित किया था। तो जो सुहल देव जो पराजित किया, इस बात की इसकी काफ़ी तारीफ होती, लेकिन ये चीज़ें कवर्ड हो गई। अभी आप देखोगे यूपी में थोड़ा चर्चा का विषय है कि कैसे ये सलाहर मसूद का कोई जितना हिम्मत के साथ इसने सामना किया है और किस प्रकार से इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो चर्चा थोड़ा कब्र और लेकर भी है कि उस कब्र को हटाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास में आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कब्र को हटाया जाए तो आप उसको अप्रूव मत ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हो एंड यू हैव नॉट टू फॉलो इनटू कंट्रोवर्सी। क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन पन्नों को ढके रहने में फायदा है, उन पन्नों को फिर खोलकर आप अगर सुहल देव को सम्मानित करना चाहते हैं तो सम्मानित करिए, लेकिन अब किसी का कब रिमूव करना, कुछ करना, ये एक एक्चुअली सिग्नल गलत देता है। वैसे वो डिजर्व नहीं करता। जो आप देखते हो कि सलाहर मसूद जो जिसने इन्वाइट किया है, वो आफ्टर ऑल ही वाज एन इन्वाइडर एंड प्लंडरर, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता। बट अब उसके साथ बहुत लोगों का भावना जुड़ गई है, तो अब इस चीज को आई थिंक कि टच करने से क्या होता है कि एक एग्रेसिव नेशनलिज्म पैदा होता है, और एग्रेसिव नेशनलिज्म हमेशा बुरा होता है। नेशनलिज्म अच्छा होता है, एग्रेसिव नेशनलिज्म बुरा होता है। बात यहाँ पर केवल आप कह सकते हो कि मसूद की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि अगर यह मेंटेलिटी और ग्रुप अगर सक्रिय हो जाता है तो बहुत सारी बातों को फिर इतिहास में रिमूव करने की बात आएगी, और हर एक बात के साथ विवाद होगा। और पॉलिसी एक बार एपीज अगर करना आप शुरू करोगे तो एंड नहीं। और इंडिया का बड़ा कंप्लीट कल्चर है बच्चे, हम अपने मिडिवल आइडेंटिटी को मिटा नहीं सकते, क्योंकि मिटने का मतलब हमारी राष्ट्रीय पहचान ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत झमेले की चीज है, इससे बचने की जरूरत है। तो दैट इज द पॉइंट। एंड पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व क्या है अयोध्या के निर्णय के संदर्भ में बताएं। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि हो सकता है कि आपको अयोध्या के कंट्रोवर्सी में तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। वैसे आप लोग यूपी में रहे हो और न्यूज़ को फॉलो करते रहे हो, तो आपको इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी में आपसे ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं, बोर्ड के पास उतना टाइम भी नहीं होता, आपको उलझाएंगे नहीं। या जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ, कैसे 2.77 एकड़ का क्या हुआ, 5 एकड़ किसको कहाँ देना है, ये सब चीज़ें आप भी न्यूज़ में पढ़ते होंगे और एवरीबडी आर हैविंग द नॉलेज। मुख्य चीज़ें जो वहाँ समस्या आएगी, वो समस्या आती है कि अच्छा, आप अयोध्या के बारे में आपको पूछ सकते हो कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताता है, क्या पुरातात्विक साक्ष्य से राम के बारे में या उनके स्टोरी के बारे में सिद्ध होती है। तो पहली बात तो बच्चे, हमको कई बार विद्वानों के बीच जो झमेला होता है, यानी हमको कई बार उस विवाद पर, आई हैव जस्ट टू शेयर विथ यू, हमें खुद ही आश्चर्य होता है। ये कई बार उनके बीच एक बहुत लंबा विवाद चलता रहता है, लेकिन इमेटेरियल चीज़ों पर चलता रहता है, उसका कोई बेसिस नहीं होता है। जैसे इस पर विवाद का कोई मतलब नहीं है कि पुरातत्व राम या दशरथ या उनके जन्म स्थान को पुरातत्व सिद्ध करता है कि नहीं। देखो बच्चे, पुरातत्व केवल यह सिद्ध कर सकता है कि कब रामलला का मंदिर या अमुक जगह पर मंदिर का स्ट्रक्चर था या नहीं था, यह सिद्ध कर सकता है। लेकिन पुरातत्व ये नहीं सिद्ध कर सकता कि राम थे या नहीं थे। यह साहित्य का विषय होता है, और वो भी हिस्टोरिकली वेरीफाइड साहित्य का विषय होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए पुरातत्व का क्या महत्व अयोध्या के निर्णय के संदर्भ में, तो अयोध्या में मुख्य समस्या ये नहीं थी कि राम वहां पैदा हुए कि नहीं। मुख्य समस्या यह थी कि हिंदुओं का कोई स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद से पहले ऐसा था कि नहीं, और बाबर ने उसको रिमूव किया था या नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
2003 में जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो वर्डिक्ट दिया था, जिसने कहा था कि एक स्ट्रक्चर वहाँ हुआ करता था हिंदुओं का, ऐसा पता चला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को आधार बनाया कि देखो ऐसा नहीं है कि राम के बर्थ प्लेस की जो धारणा है या विचार है उसको 19वीं सेंचुरी में या 20वीं सेंचुरी में चलकर या फिर 20वीं सेंचुरी के अंत में किसी सरकार के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा प्लांट कर दिया गया, बल्कि हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली ये प्रूव्ड है। वो बल्कि इतना तक कहा गया, कुछ मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर राम से संबंधित स्ट्रक्चर था जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल यहाँ हुआ करता था, जिसको रिमूव किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस बात को, ASI की इस निर्णय को जो है उसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब वो राम का स्ट्रक्चर हो या ना हो, राम का बर्थ प्लेस वो हो या ना हो, ये किसी के डोमेन की बात नहीं है सिद्ध करना। राम थे, चूंकि राम तो कोई हिस्टोरिकल फिगर है नहीं, एक माइथोलॉजिकल फिगर है जो भारत के करोड़ों हिंदुओं के कॉन्शसनेस में है। अब बच्चे, दूसरा प्रश्न अगर उलझने वाली अगर यह हो कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया अयोध्या के मुद्दे में वो सही डिसीजन था? तो पहली बात कि हमको जैसे एंटी गवर्नमेंट नहीं जाना है डायरेक्टली, उसी तरह एंटी कोर्ट नहीं जाना है। एंटी गवर्नमेंट हम चल भी गए तो चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसको कि एक बहुत बड़ा और एक बड़ा वेल डिजाइंड और बहुत ही कह सकते हो कि बड़े ही एक पवित्र या सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो उस पर हम पब्लिकली या उसके जजमेंट पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, बिकॉज आफ्टर इट वाज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन एंड जुडिशियरी इज सपोज टू बी द, यू कैन से द प्रोटेक्टर एज वेल एज द पैटर्न टू डेमोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हमको अगेंस्ट में नहीं जाना है। आप कहेंगे ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि मुख्य समस्या थी जो ये वर्षों से चला आ रहा विवाद था। आज का विवाद तो नहीं ना, डिसीजन आप देख रहे हो कि 2019 में, लेकिन वो विवाद कब से, 1986 से ही लगभग शुरू हो गया था। 1989 में तो बुरा रुख पकड़ा था, 1992 में मस्जिद जो मॉस्क है वो डेमोलिश हो गया था। तो अगर आपसे व्यक्तिगत राय पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे राय में किसी को आपत्ति नहीं होगी। आप कहते कि सबसे बेहतर स्थिति तो ये होती कि दोनों कम्युनिटी के कुछ चुने हुए मेंबर्स आपस में बैठकर इसका निपटारा कर लेते, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट वर्तमान परिस्थितियों में जो सबसे व्यावहारिक वर्डिक्ट दे सकता था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्योंकि देखो बच्चों, ये मैं यहाँ से हट के आपको कह रहा हूँ कि देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आप लोग तो अभी देख रहे हो, हम तो उस समय जिसमें विवाद शुरू हुआ था, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उसके बाद जब मस्जिद मॉस्क टूटा था, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, जब इंडिया में दंगे छिड़े थे, 3000 लोग मारे गए थे, और जो पूरे देश में हुआ और जिस तरह से फिर एक धर्म का अपसर्ज हुआ, तो यह मामला एक तरह से करोड़ों हिंदुओं के कॉन्शसनेस में बनी हुई थी। और मुद्दा ये नहीं है कि राम थे या नहीं थे, राम पैदा हुए या नहीं थे, हिंदू समझ रहे थे कि राम का बर्थ प्लेस है। अब वहां पर एक मॉस्क भी था, तो मुस्लिमों को भी राइट चाहिए था, क्योंकि मुस्लिमों में एक माइनॉरिटी साइकोलॉजी थी जो अपने को थ्रेटेंड फील कर रहे थे कि मेजोरिटेरियनिज्म मुस्लिमों को डरा रहा था, और हिंदुओं को लग रहा था कि हमारे राइट को डिनाई किया जा रहा है, जो हमारा राइट है वहाँ पर वो हमारे वो मतलब कॉन्शसनेस में है, और उनको वहाँ से न्याय नहीं दिलवाया जा रहा है, जब हमारे हम ये देश हमारा किस काम का जब हमको न्याय ना मिले। तो अब दोनों अपनी अपनी मेंटेलिटी में थे। बच्चों, इसका एक बहुत लंबा विवाद चला था। हमें याद है जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, प्रेसिडेंट के सामने भी ये मामला गया, ये क्या था, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था इसको आर्टिकल 143 के तहत एडवाइस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाथ पल्ला झाड़ लिया था, प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। अंत में कोर्ट ने फाइनली इसे, जहाँ तक मेरी मेमोरी में, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ये बहुत मेमोरी में मेरा है वो घटना सब, तो उसके बाद आके सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में लिया, और इतने समय तक टलते टलते कोर्ट करते हुए तब तक
इंडिया कहाँ से इतनी दूर तक पहुंच गया। जब भी वर्डिक्ट की बात होती गवर्नमेंट घबरा जाती, चारों तरफ सबके मोबाइल फ़ोन तक के भी मैसेजिंग और सब कुछ को एक तरह से बंद कर दिया जाता कि लोगों में र्यूमर ना फैले। लोग उस स्थिति से डर रहे थे जो उस पर दंगे हुए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ बड़ा ही व्यावहारिक डिसीजन हुआ, और यहाँ पर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसने भी इसको एक्सेप्ट किया। और जो सीनियर मुस्लिम जो कुछ रेस्पेक्टेड मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने जितनी ही उदारता से इसका स्वागत किया, यह सराहनीय है। और वर्तमान परिस्थिति में जो व्यावहारिक वर्डिक्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मेरे विचार से उसके अगेंस्ट में जाने का कोई मतलब नहीं। अगर पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण की शैली को लेकर आप क्या जानते हैं? अब देखो, मंदिर निर्माण की शैली को लेकर आप चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको प्राचीन काल के मंदिर ही मिलेंगे और मध्यकाल के मंदिर ही मिलेंगे, फ्रॉम एंशिएंट पीरियड एंड मिडिवल पीरियड। तो जो एंशिएंट पीरियड के आपके टेम्पल हैं उसको सीधे आप नागर शैली में ले लीजिए, इंक्लूडिंग द टेम्पल ऑफ अयोध्या। और नागर शैली के जो मंदिर हैं ऊंचे चबूतरे पर बनते थे और वर्गाकार या आयताकार होते थे, और उनके जो शिखर होते हैं वो लीनियर या रेखीय शिखर का रूप ले लेते हैं। तो जब टेम्पल की बात होगी तो टेम्पल जो नागर शैली के टेम्पल है, स्पेसिफिकली अगर तुम किसी जगह पर के हो, कोई तुम्हारा बर्थ प्लेस है, वहां पर किसी टेम्पल को देखा होगा तो तुम और भी क्लैरिटी के साथ उसको बता सकते हो, अन्यथा उसको नागर शैली को टेम्पल बना के निकाल दो। जब तुम मेडिवल में जाओगे तो तुम्हारे लिए आगरा का भी जो ताजमहल है वो भी यूपी में है, और फतेहपुर सीकरी का जो अकबर का आर्किटेक्चर, उन्हें अकबर और शाहजहां दोनों के आर्किटेक्चर प्रचुरता में आपके उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। तो उसमें जो मुगल आर्किटेक्चर का फीचर्स है उसको बता दो। आगरा के ताजमहल का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स है वो, आप उसको बताओ। ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जो उस पर आप देखते हो कि व्हाइट मार्बल का प्रयोग हुआ है, डबल डोम का प्रयोग हुआ है, पित्रादुरा सजावट के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो आप मिडिवल में आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे। आप उसमें ताक बनाया गया है और पतली पतली, और उसके जो मीनारे हैं चारों कॉर्नर पर मंदिर के चबूतरे पर, उसके बाद उस पर मीनारे बनी है जो मस्जिद है उसके, तो वो ये जो उसके मकबरा है ताजमहल पर, और चारबाग शैली में है। तीन तरफ से मार्ग है, पीछे यमुना नदी बह रही है। तो जो एक मिडिवल आर्किटेक्चर का, और अकबर का फतेहपुर सीकरी के अपने खास फीचर्स हैं, क्योंकि अकबर ने हमेशा लाल पत्थर का प्रयोग किया है, रेड स्टोन का, लेकिन जो फतेहपुर सीकरी है, और आगरा का किला भी है अकबर का, तो आगरा के किला का ही मेंशन करो, क्योंकि आगरा के किला में हुआ क्या, जो अकबर के जो अब आर्किटेक्चर में वहाँ पर जहांगीरी महल ही बचे हुए हैं और अकबरी महल का कुछ पार्ट बचा हुआ है, अन्यथा सब कुछ शाहजहां ने डेमोलिश करके दोबारा उसको व्हाइट मार्बल में बना दिया और अकबर रेड स्टोन में बनाता था। तो उससे अब अवगत हो जाओ। फतेहपुर सीकरी में आपको, फतेहपुर सीकरी में अकबर के मॉन्यूमेंट जैसे बुलंद दरवाजा आपका है, या फिर वहाँ का दीवाने आम है, दीवाने खास है, प्रचुरताएं मिलेगा। उसमें आपको अकबर स्टाइल, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है, उसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, सब लाल पत्थर बने हुए मिलते हैं। तो जो अकबर और शाहजहां का जो नॉर्मली स्टाइल है उसको दिमाग में रखो, तो तुमको वहाँ का आर्किटेक्चर का होगा, आर्किटेक्चर में आपको बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। अब आपके अनुसार उत्तर प्रदेश के इतिहास के किस काल में प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है? तो एक तो मैं आप लोगों से यह एक्सपेक्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास के सारे कालों से वाकिफ रहो और यह भी जानो कि आपका उत्तर प्रदेश कब महत्वपूर्ण या महत्वशाली स्टेज को प्राप्त किया है। तो देखो, जब से आप देखोगे मध्यगंगा घाटी, तो मध्यगंगा घाटी में बिहार का भी पार्ट पड़ता है और ईस्टर्न यूपी का ही पार्ट पड़ता है। तो जब मगध साम्राज्य का विकास जिस समय हुआ, उस समय मगध पहले यहाँ से शुरू हुआ, उधर कौशल राज्य था जो श्रावस्ती जिसका कैपिटल था, और फिर साकेत, और आप देखोगे फिर श्रावस्ती और साकेत, और फिर उसको जब मगध को काशी मिल गया था, बनारस मिल गया था डौरी के रूप में, तो काशी पहले मगध में आया, फिर कौशल भी मगध का पार्ट बन गया था अजातशत्रु के समय। तो ईस्टर्न यूपी का जो आपका पूरा पार्ट है, और फिर जब मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ तो पूरा का पूरा केंद्रीय क्षेत्र मगध से लेकर और उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो सब
एक तरीके से आप देखें। लेकिन उससे पहले अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश तुम्हारा माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समृद्ध है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समृद्ध है। माइथोलॉजिकल पॉइंट से रामायण और महाभारत की घटना कहाँ घटित है? यूपी में है। जैसे आप देखोगे, अगर महाभारत युद्ध की परिकल्पना करते हो तो कहाँ करते हो? अपर गंगेटिक दोआब में करते हो। और अगर रामायण की परिकल्पना करते हो तो कहाँ करते हो? वो भी तो घटना आप देख रहे हो, अयोध्या से लेके सारे स्थल वहीं से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कहाँ? मथुरा। तो राम और कृष्ण जो दो तुम देख रहे हो कि दो महत्वपूर्ण प्राचीन, आप कह सकते हो कि मैथोलॉजिकल व्यक्तित्व हैं जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वे तो यूपी में ही से ही जुड़े हुए हैं। जो महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो एक तो आपका इसका इंपॉर्टेंस है जो आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, हिस्टोरिकल में मगध का भी हिस्सा रहा है, लेकिन केंद्र पहले मगध हुआ करता था और तब पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रसार होता था। लेकिन पहली बार तुम देखोगे कि गुप्तों के समय, जो गुप्तों के समय मानते हैं कि भाई अब पहले मध्य गंगा घाटी साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ती थी, लेकिन अब ऊपरी गंगा घाटी साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगी। तो इनके बारे में कहा जाता है, गुप्तों के बारे में एक धारणा तो मगध से है, परंतु वो धारणा खंडित हो गई है। आज हिस्टोरियंस यह मानते हैं जो गुप्त शासक थे उन्हें प्रयाग से शुरू किया, जो इलाहाबाद कहते हो, और वहां से लेकर वह पूरब की तरफ बढ़ते हुए चले गए। फिर बाद में मगध को जीता और फिर समुद्रगुप्त ने तो प्रयाग प्रशस्ति ही लिखवाई और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ और दक्षिण में वो पल्लव क्षेत्र तक आक्रमण किया। लेकिन गुप्तों का जो क्षेत्र है मध्य भारत तो रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण मंदिर वगैरह वहां से मिले हैं, लेकिन मध्य भारत के साथ साथ उनका उत्तर भारत में यूपी रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। जैसे प्रयाग है तो प्रयाग प्रशस्ति आज भी तुम देखते हो कि हालांकि प्रयाग प्रशस्ति उसने नहीं लाया था इलाहाबाद में, सॉरी, वो तो कौशाम्बी में था अर्लियर, और उसको तो जहांगीर ने उठा कर लाया था और उस पर, लेकिन वो अशोक का था। फिर अशोक के ही पिलर, वो तो ओरिजिनली अशोक का बना हुआ था कौशाम्बी में, उस पर समुद्रगुप्त ने अपना भी विजय गाथा खुदवा दिया था उसी पिलर पर। अब वो भी आप लोग जानिए कि अशोक शांति प्रिय था और समुद्रगुप्त युद्ध और विजय में विश्वास करता था, तो अशोक के पिलर को ही क्यों चुना अपनी वीर गाथा खुदवाने के लिए? तो दो कारण आप बताना कि सर इसके दो कारण हो सकते हैं। एक यह हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी परंपरा मौर्यों से जोड़ना चाहता हो या अशोक से जोड़ना चाहता हो, अपनी पैतृक परंपरा। या दूसरा हो सकता है कि उसने अशोक की धम्म नीति और शांति की नीति की प्रतिक्रिया दिखाकर युद्ध और विजय की महत्ता को स्थापित करना चाहता हो। तो देयर माइट हैव बीन द टू, एनी ऑफ द टू कॉजेज। तो ऐसे करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। फिर जहांगीर ने उसको लाया इलाहाबाद प्रयाग में, तो फिर उसने अपना भी उसमें एक अभिलेख खुदवा दिया, तो वो भी चला। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि फिर आप उसके बाद जब तुम आओगे तो कन्नौज तो केंद्र बन गया उत्तर भारत के साम्राज्य का, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। अब कन्नौज को महोदय श्री कहता है ह्वेनसांग, तो महोदय श्री है वो उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। और हर्षा के बाद तुम देखोगे पालों और प्रतिहारों के बीच एक लंबा युद्ध चला है कन्नौज के लिए, तो कन्नौज के लिए चला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चाहे वो पूरब के आक्रमणकारी हो या पश्चिम के आक्रमणकारी हो, सभी उत्तर प्रदेश की तरफ ही दौड़ते थे। तो उत्तर प्रदेश इतिहास के केंद्र में रहा। और मुगलों के समय तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा हो गई। मुगलों के समय तो इसकी महत्ता इतनी हो गई कि जो उत्तर प्रदेश था, अब इलाहाबाद से भी आप देख रहे हो जुड़े हुए थे, और मुगलों की जो राजधानी थी आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये दोनों तो यूपी में ही थी, और दिल्ली भी यूपी से ज्यादा दूर नहीं है जो उसकी राजधानी हुई। और आगरा और फतेहपुर सीकरी ये दोनों राजधानियां मुगलों की रही। इसलिए तुम देखते हो कि वहां पर मुगल संस्कृति, जैसे आज भी लखनऊ में देखो, लखनऊ उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो मुगलों का तो केंद्रीय क्षेत्र रहा है, और मुगलों ने तो यूपी को अपने केंद्रीय स्थल के रूप में बनाया। और जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो फिर मुगल सिमट कर यूपी में ही रह गए। बाद में मुगलों से यूपी का एक पार्ट मराठों ने छीन लिया। तो यूपी तो हमेशा सत्ता की केंद्रीय स्थल बना रहा। अब जब मुगलों का पतन हुआ और ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो ब्रिटिश ने भी यूपी को अपना निशाना बनाया, अवध को। और जब तक अवध उसका पार्ट नहीं हुआ था, तो अवध पर ब्रिटिश का हमेशा दबदबा और प्रत्यक्ष शासन तो बना ही रहा। और फिर यूपी को उसने जब अवध, और फिर तुम देखते हो कि ब्रिटिश शासन के समय जब 1857 का महाविद्रोह हुआ, तो उसके केंद्र में फिर अवध है।
यूपी। और जो मेरठ, जहां सिपाही विद्रोह शुरू हुआ है, जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई है, वह यूपी। और फिर वहां से आगे बढ़ते हो तो ब्रिटिश इस विद्रोह के बाद डर गए, तो सोचा कि यूपी में राजनीतिक जागृति ज्यादा रही तो उसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। तो पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वहां से पार्ट को बांट के उसको अलग करके पंजाब की तरफ कर दिया। उधर राजस्थान अजमेर को काट के हटा दिया। इसका नाम पहले रख दिया था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1902 में उसका नाम बदल कर दिया यूपी, माने यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो फिर संयुक्त प्रांत के रूप में चलने लगा और भारतीय आज़ादी के बाद फिर इसका नाम यूपी पड़ा। तो अगर आपको इसको संक्षिप्त इतिहास पता है, लेकिन अगर ऐसा कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ देंगे कि आपके अनुसार उत्तर प्रदेश इतिहास के किस काल में, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, तो आप कहोगे थोड़ा सा 1 मिनट सोचने का अभिनय करना, ऐसा नहीं जैसे रटी रटाई आप आ रहे हो। कहना कि सर मेरे विचार में ये सभी कालों में महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में हर्षवर्धन के काल से विशेषकर इसका महत्व काफी रहा, और मध्यकाल में भी यह, प्राचीन काल में कौशल राज्य का उदाहरण दे सकते हो, काशी के राज्य का उदाहरण दे सकते हो। ये सबसे पहले सिविलाइज होने वाले रीजन में एक था। पांचाल राज्य तुम देख रहे हो, पांचाल राज्य भी तो हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। वो सब पांचाल वगैरह का, बयलू, बदायूं और फर्रुखाबाद जो अभी देख रहे हो, उसमें पांचाल राज्य की स्थापना थी। फिर आप देखोगे मध्यकाल में मुगलों के समय तो बड़ा ही केंद्रीय क्षेत्र रहा है, और ब्रिटिश के समय भी इतना तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर अभी देखोगे तो भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आप देख ही रहे हो, भारत को कितने प्रधानमंत्री इसने दिए हैं, कितने मंत्री दिए हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में कितने राष्ट्रवादी व्यक्तित्व यहाँ से आए हैं। तो यूपी तो हमेशा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे जो किस काल में ज्यादा महत्व रहा है, तो मेरे विचार में आपको पहले यही करना है। फिर अगर मान लो बहुत जिद करने लगे कि नहीं फिर भी तो कुछ बताइए, तो बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा फिर। लेकिन आप तब आधुनिक काल कह के उसको निकाल लेना कि भारत को सब इतने सारे प्रधानमंत्री दिए, इतने राष्ट्रीय आंदोलन में इतना योगदान रहा, ब्रिटिश का भी केंद्रीय क्षेत्र, 1857 का महाविद्रोह, मतलब तब आप आधुनिक काल चुन लेना अगर बहुत दबाव वो करें, अन्यथा ऐसे करके निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट, अब कुछ विवादास्पद प्रश्न आपको डाल सकते हैं। एक इलाहाबाद से प्रयागराज नाम क्यों, क्या नाम बदलना सही है? चेंज ऑफ नेम फ्रॉम इलाहाबाद टू प्रयागराज, इज इट प्रॉपर टू चेंज द नेम इन दिस मैनर? देखो बच्चों, मैं एक बात बहुत ही फ्रैंकली कहता हूं, तुम्हारी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, मेरी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक हिस्ट्री के जो टीचर है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, उसका नजरिया कुछ अलग होता है। उस नजरिए को हम न तो अति राष्ट्रवाद के प्रभाव में देख सकते हैं, न अपनी राजनीतिक पक्षधरता से इसको जोड़ने की कोशिश हम कर सकते हैं। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटेलेक्चुअल समाज में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आउटराइटली कह दो कि हाँ सर नाम बदलना सही है, तो फिर किसका किसका नाम बदल दोगे आप? देखो, यूपी और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद एक ऐसा नाम है या इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जिसका प्राचीन काल की भी पहचान है और मध्यकाल की भी पहचान है। प्राचीन काल में तुम देखते हो कि प्रयाग महत्वपूर्ण रहा है, प्रयाग का महत्व गुप्ता टाइम से बढ़ा है। प्रयाग हमारी मैथोलॉजी में भी है, गंगा यमुना सरस्वती, कहते हैं कि पाताल लोक में सरस्वती विलीन हो गई और फिर सीधे जाके गंगा यमुना में जाके इलाहाबाद में मिल गई। लेकिन इलाहाबाद मुस्लिम संस्कृति का भी केंद्रीय क्षेत्र रहा है। तो इंडिया की जो समन्वित संस्कृति कहते हैं उसका इलाहाबाद जीवंत रूप है। तो हम अगर उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, इसका मतलब है कि हम प्राचीन काल की पहचान को, एकमात्र प्राचीन काल को उसकी पहचान का आधार बनाकर उसके मध्यकाल की पहचान को हमने डिनाई किया। ये मैं उनको बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। उनको क्या बोलना है हम और आप मिलकर तय कर लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए बच्चे,
हमें हमारे मुख से ये बात निकल ही नहीं पाएगी कि हाँ सर ये नाम बदलना अच्छा हुआ, क्योंकि ये एक नए कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। आप कहाँ कहाँ नाम बदलोगे? तो पूरे भारत के सारे शहरों का रिवीजन होने लगेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर भारत में केवल हिंदू ही हिंदू होते तब कोई हर्ज नहीं है, इतिहास है किसी काल में बना, अब चलो इसको बदल दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ी जनसंख्या मुस्लिमों की भी है, और मुस्लिम भी अपना देश हिंदुस्तान को, उनके लिए इंडिया जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। तो इस तरह की चीजें आर्बिट्रेरली अगर शहर का नाम आप बदलते जाएं तो उससे क्या होगा? मैं आपको बोलने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, तो फिर क्या होगा? एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होगा बच्चे। और मैं अपने किसी पास्ट ऑफ द प्रेजेंट वाले लेक्चर में, पास्ट प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज जो मैंने लिया है, उसमें एक लेक्चर में आपको राष्ट्र निर्माण पर देकर बताऊंगा, ताकि हमारी ये नई पीढ़ी समझे कि हम कैसी कितनी मुश्किल से राष्ट्र बने हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करके। तो इस तरह से म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट उत्पन्न होना राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये तो मैं आपको बोल रहा हूं। अब उनको क्या बोलना है? उनमें आपको हल्का मुस्कुराना है, थोड़ा झिझकना है बोलने में कि भाई, और फिर आप कहेंगे कि सर मेरे विचार से नाम बदलने की ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दो इसमें चुनौतियां आ जाएगी। एक तो इलाहाबाद की एक मध्यकालीन पहचान भी है, तो हमें प्राचीन पहचान के साथ मध्यकालीन पहचान को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कोई नाम होना चाहिए दोनों पहचानों को बताए। दूसरी बात है कि नाम बदलने से फिर एक सिलसिला ऐसा शुरू होगा जिसमें बाकी शहरों के नाम बदलने के मुद्दे भी आ सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि नाम बदले बिना भी इसकी एक पहचान प्राचीन है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, कुंभ मेला का भी स्थल है, तो ये चल ही रहा है। इसके लिए मैं नाम बदलना कोई आवश्यक नहीं समझता। भारत की समृद्ध संस्कृति का ये प्रतिनिधि है और इसको इसी रूप में रहने दिया जाए। ये आप अपनी तरफ से कह दीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होगी, और अगर किसी उसको आपत्ति हुई तो इसका मतलब बुद्धिजीवी नहीं, वो राजनीतिक नेता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा हमारे सामने बोल रहा हो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ हो। ध्यान रखिए, ये मेरी राय है, और मैं ये कहना बहुत ही रिस्की समझता हूं कि हाँ सर नाम बदलना अच्छा हुआ। उल्टा हमको लगता है कि उससे कहीं बुरा असर ना हो जाए। दूसरा, अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह हिंदुस्तान का शासक बना होता, देखो, क्योंकि एक बात मैं और बता दूं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उत्तर का संकेत होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कोई उठा रहा है, इसका मतलब है कि महानुभाव खुद भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि नाम बदलने की कोई ऐसी जरूरत है। अगर वो करते तो फिर ऐसा क्वेश्चन उठाते ही नहीं। दूसरा, कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह हिंदुस्तान का शासक बना होता तो क्या मुगल साम्राज्य का विभाजन रुक जाता? वॉट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर माइट हैव एवर्टेड इफ दारा शिकोह वुड हैव रिप्लेस्ड एज ए रूलर। बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। अब कोई कह दो कि हाँ बदल जाता, तो तुम क्या भाई, क्या औरंगजेब के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ है? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि सर मुगल साम्राज्य का विघटन एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। इसके लिए बहुत से आंतरिक और बाह्य कारक उत्तरदायी थे। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि दारा शिकोह एक उदार शासक के रूप में स्थापित होता और वो हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के प्रति बेहतर ब्रिज का काम करता और बेहतर शासक और शासित के बीच एक बेहतर विश्वास को पैदा कर पाता। यह सही है और इसका लाभ जरूर हिंदुस्तान को मिलता। कम से कम इतने सारे विद्रोह हुए औरंगजेब के समय, उसके समय नहीं होते। लेकिन ऐसा मानना कि फिर साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया रुक जाती, यह थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि साम्राज्य के विघटन के लिए केवल एक व्यक्ति ही उत्तरदायी नहीं था, बल्कि उसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी थे। तो मेरे विचार है कि हिंदुस्तान के लिए इस रूप में अच्छा होता कि शासक शासित के बीच बेहतर विश्वास पैदा होता। लेकिन विघटन की प्रक्रिया रुक जाती, यह तय करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ा आप दबी जबान में अपना विचार को, मतलब मेरे विचार में सर की इसको वो समझ जाएगा, क्योंकि बहुत सटीक आंसर आपने दिया है। नेक्स्ट वन आपका है कि क्या महाराणा प्रताप एवं शिवाजी को राष्ट्रवादी मानते हैं? महाराणा प्रताप एवं शिवाजी को राष्ट्रवादी मानते हैं? डू यू टेक महाराणा प्रताप एंड शिवाजी एज ए नेशनलिस्ट? अब आपका इसमें क्या होना चाहिए, आप उसमें समझ लीजिए कि आप राष्ट्रवादी कहेंगे तो भी फंसेंगे
और अगर इनके अगेंस्ट में बहुत बोलेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको कहना है कि सर इससे पहले मैं समझता हूँ कि पहले राष्ट्रवाद की धारणा को स्पष्ट करना आवश्यक होगा। एक्चुअली जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है तो इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक जो सामान्य और स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव रहा है, जो एक मानक इसका की परिभाषा रही है, वो तो यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने ही तय की है कि भाई राष्ट्र एक ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनका आपस में जुड़ाव हो, जो एक ही ऐतिहासिक शक्ति की उपज हो तथा जो एक ही रीति रिवाज परंपरा से पोषित हों तथा उन सब में एक होने का भाव हो। तो ठीक है, हम एक ही रीति रिवाज हम एक विशिष्ट रीति रिवाज परंपरा से पोषित थे और कहीं ना कहीं हमारा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन एक से जुड़ी होने, आपस में एक होने की अवधारणा उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। और आपस में एक होने की अवधारणा लगभग 19वीं सेंचुरी में चलकर आई, जब हमारे यहाँ समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुआ और फिर भारतीयों में एक एकता की भावना आई और वह एकता राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई और फिर भारत को आज़ादी मिली। तो उस रूप में अगर हम कहेंगे तो हम शिवाजी और महाराणा प्रताप एक देशभक्त अवश्य थे, अपने क्षेत्र से गहरा लगाव रखते थे और सबसे बढ़कर कि केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष और इतना लंबा संघर्ष किया, वह जरूर सराहनीय है। परंतु हम उन्हें राष्ट्रवादी शासक नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक उनके दृष्टिकोण का सवाल है तो उन्होंने भारतवर्ष के संदर्भ में नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के संदर्भ में सोचा था और वह तात्कालिक अपने क्षेत्रीय हित से ही प्रेरित थे। यह दूसरी बात है कि उन्होंने जो ये महान संघर्ष किए एक केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध और जो अभूतपूर्व शक्ति और विश्वास और बलिदान का उदाहरण दिया, उससे आधुनिक काल में राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली है, परंतु उनको राष्ट्रवादी सिद्ध करना मुश्किल होगा। तो ऐसे आप संतुलित उत्तर देके इसे स्थगित कर सकते हो। ये तो बच्चों मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन यूपीपीसीएस के एग्जाम में इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू बोर्ड में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ देंगे। जैसे मुझे याद है मेरे एक नहीं कई बच्चों से इस कमीशन ने सवाल किया था पीछे, लेकिन पीछे की भी थ्रू में बात बता रहा हूँ, वहाँ से लेके हम पिछले इंटरव्यू तक भी बता रहे हैं। पिछले इंटरव्यू में नहीं पूछा था, 2-3 इंटरव्यू पहले पूछा था, परंतु इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अच्छा अकबर जब हल्दी घाटी के बैटल में आया था तो हाथी पर बैठ कर आया था अथवा घोड़े पर बैठकर, ताकि बच्चे कुछ भी बोल के गलत कर जाएं, क्योंकि उसमें अकबर तो उपस्थित ही नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको डाइवर्ट करना चाहेंगे। और बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे फैक्चुअल पूछेगा अच्छा ये बताएं कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोगों ने मेन एग्जाम की बहुत बेहतर तैयारी की है। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं नहीं समझता कि अलग से आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत है। आप जो कर रहे हो ठीक है, अगर आप देखोगे इंटरव्यू का अगर लंबा डेट देते हैं जो कोविड-19 के टाइम में, तो आप उसमें अपने पुराने नोट्स से उसको एक बार रिवाइज कर लेना। इन रिवाइज करने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ही बैंक नहीं कर सकते। बहुत ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको सॉरी करके पीछे हटना पड़े, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन खैर कोई नहीं, आप इतनी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया, अगर इतना आपका प्रिपेयर रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। अब इससे अलग कुछ पूछते हैं तो ठीक है, आप इससे मिलते जुलते जवाब दे देना। लेकिन अगर उस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप जवाब दीजिए, और अगर नहीं है तो उसमें आप वैसे क्वेश्चन के लिए आपको पनिश नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको मतलब 210 मार्क्स, उसने 210 मार्क्स दिए थे इंटरव्यू में। और आश्चर्य है कि उसे शुरू के 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और 7 क्वेश्चंस में उसको सॉरी बोलना पड़ा था, 7 क्वेश्चंस वो आंसर नहीं कर पाई थी, 8वें क्वेश्चन से। अब उस समय ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ दिया, बोर्ड का मूड होता है कि अच्छा सेराजेवो मैसेकर में जो किलर था जिसने आर्चड्यूक फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या की थी, उस किलर का नाम क्या था। अब ऐसी स्थिति में इतना फैक्चुअल हिस्ट्री तो कोई पढ़ती नहीं, तो जानबूझ के, लेकिन वो एक तरह से टेस्ट ले रहे थे कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। उसने कॉन्फिडेंस बनाए रखा, 210 मार्क्स दिया। तो आप ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आप जवाब नहीं देते हो इससे आपका मार्क्स का निर्धारण नहीं होता है, ऐसी बात नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। मैं समय पर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा इस तरह के प्रोग्राम में भी। वैसे मेरा जो प्रोग्राम है पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज, उसे जरूर लाभ उठाइए, वो आपके पूरे पढ़ाई का अप्रोच चेंज करेगा। और मैं फिर समय पर उपस्थित होता रहूँगा जहाँ आपकी ज़रूरत है। इसलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड मेरी तरफ से शुभकामना, वेल विशेस। आई विल सी यू लेटर।